जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर गलती से भी भगवान ने आपको इस वीडियो तक दोस्तों भेज दिया है तो इस वीडियो के शुरू के 5 से 7 मिनट आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपका जो एमपीपीएससी प्री 2026 का जो ख्वाब है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। और वो कैसे होगा, सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट करके आपको जो है पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे भी पहले आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप दिख क्यों नहीं रहे हो। तो दोस्तों बताऊंगा, सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं दिख नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी आएगी। उल्टा आपको क्वालिटी और ज्यादा उच्च स्तर की नजर आएगी। आपको फैक्ट्स और क्वेश्चंस का लेवल बहुत शानदार आपको नजर आने वाला है। एक एक करके मैं बात करूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको ये वापस याद दिला दूं कि ये जो सीरीज आप अपने सामने देख रहे हैं, ये वो सीरीज है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 यूनिट नंबर 8। कौन सी यूनिट दोस्तों? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की यूनिट नंबर 8 को यह सीरीज जो है टारगेट करती है। और यूनिट 8 में आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो तरह का जो है करंट आता है। एक आता है आपका एमपी का करंट, जो कि मैं आपको पूरा करवा चुका हूं, और दूसरा आता है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट। उसी से संबंधित जो है ये सीरीज है। आप सभी अपने सामने बहुत क्लियरली इस बात को जो है देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स को हम टारगेट करते हैं। और इस सीरीज का जो हमारा प्लान है वो आपको 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करवाना है। जी हां दोस्तों, पिछले एक साल का पूरा निचोड़, यानी कि प्रीलिम्स 2026 में आयोग जितने भी प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के, उसके बेस्ट 1000 एमसीक्यू जो है हमने आपके लिए यहां पर छांट लिए हैं। और ये एमसीक्यू आप करके चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। और हमने इस पूरी सीरीज को दोस्तों कितने लेक्चर्स में जो है डिवाइड किया है? इस पूरी सीरीज को हमने 20 लेक्चर में डिवाइड किया है, ताकि बड़ा सिंपल सा गणित है भैया कि हर लेक्चर में हम आपको करवाएंगे कितने एमसीक्यू? 50 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। और 50 एमसीक्यू के इस तरह से 20 लेक्चर आएंगे तो आपको 1000 एमसीक्यू का कंटेंट जो है मिल जाएगा। और आपको याद करने का भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा, सारा डेटा हम आपको याद कराएंगे। नहीं तो आप अगर 3 साल 4 साल 5 साल जब से भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपने हर साल किसी ना किसी करंट अफेयर की बुकलेट को खरीदा होगा, चाहे वो स्पीडी हो या कोई और मैगजीन हो। लेकिन खुद दिल पर हाथ रख के बताना कि आपने ऐसी कितनी मैगजीन पूरी पढ़ी है, क्योंकि पूरी पढ़ाने में ही नहीं बनती, वो इतना सारा फैक्ट उसमें डाल देते हैं कि व्यक्ति कितना याद करेगा। तो उसी चीज को सरल बनाती है ये 1000 एमसीक्यू की सीरीज। और इस सीरीज में ये जो है दोस्तों लेक्चर नंबर 6 है। तो साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैया 20 लेक्चर की सीरीज है, उसमें ये लेक्चर नंबर 6 है। तो कहने वाली बात क्या हुई? कहने वाली बात ये हुई कि इसके पहले के जो 5 लेक्चर हुए हैं वो आप सभी के कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि यहां पर लेक्चर नंबर 1 नजर आ रहा होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और ये आज का लेक्चर 6 है। मैं इन सभी लेक्चर्स की जो प्रॉपर प्लेलिस्ट है उसको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच करवा दूंगा। इस पूरी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट की जो लिंक है उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच करवा दूंगा। और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो लिंक है मैं उसको भी वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कनेक्ट करवा दूंगा, ताकि ना तो आपका राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की समस्या बचे और ना ही आपकी एमपी करंट अफेयर की समस्या बचे। तो दोस्तों इतनी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पूरी सीरीज नहीं देखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आने हैं, आपको बस कंज्यूम करना है, उसको पचाना है आपको, ठीक है। अब लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा जो प्रश्न आ रहा होगा वो दोस्तों ये आ रहा होगा कि सर आपकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज में ये लंबा गैप क्यों आया? आप हमको 5 लेक्चर करा के चले गए, फिर आप कहीं गायब हो गए, फिर आपने 2 महीने तक अपने दर्शन नहीं दिए। तो इन 2 महीने में हमको ये चिंता हो गई कि आप इस सीरीज को पूरा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम आपके भरोसे जो है बैठे हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट आज बता दूं कि मेरा रोल सिर्फ एक टीचर का नहीं है। आप सभी को अच्छे से यह बात पता है कि चैंपियन स्क्वायर इंस्टीट्यूट के साथ साथ मैं अपना खुद का एकेएस इंस्टीट्यूट को भी मैनेज करता हूं। तो मेरा रोल आज की डेट में सिर्फ एक टीचर का नहीं है, बल्कि एक संस्थापक, एक फाउंडर का भी रोल है। और एक टीचर के रोल से ज्यादा एक फाउंडर के रोल में बहुत ज्यादा माथापच्ची है। मैं ये इसीलिए बेहतर बता सकता हूं क्योंकि मैं दोनों रोल को निभा रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों आप प्लीज समझिएगा कि चाहे वो प्रीलिम्स के कोर्सेज हो, मेंस के कोर्सेज हो, टेस्ट सीरीज हो, स्टूडेंट काउंसलिंग हो, हर चीज मुझे मैनेज करनी पड़ती है, जिस वजह से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हैवी रहता है। तो मेरी जो सिचुएशन है उसको आप समझिए। परंतु एक वादा मैं आपसे अभी कर देता हूं कि ये जो 20 लेक्चर की सीरीज है ना साहब, और उसमें जो आज हम ये 6ठा लेक्चर पढ़ रहे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, 5 लेक्चर हो चुके हैं, 15 लेक्चर बाकी हैं, ठीक है। और अब जो ये लेक्चर आपको रिसीव होगा, तो मैं समझता हूं कि ये लेक्चर आपको रिसीव होगा 14 मार्च को, ठीक है। और ये मेरा आपसे वादा है कि 28 मार्च 2026 तक 28 मार्च 2026 तक मैं आपके बचे हुए सारे लेक्चर जो है चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पर पूरी तरीके से डलवा दूंगा, ठीक है। और आपके
1000 एमसीक्यू की जो सीरीज है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगी। आप इनको रट के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमारी ऑडियंस दो जगह से आती है, एक चैंपियन स्क्वायर की ऑडियंस है और एक हमारे एकेएस संस्थान की भी ऑडियंस इस वीडियो को देखती है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर केवल चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ाता हूं, इसलिए दोनों ऑडियंस का आगमन इस चैनल पर जो है होता है। तो इस पूरे सेशन की ये जितने भी आप 20 लेक्चर देख रहे हैं और ये जितने भी आप 1000 एमसीक्यू देख रहे हैं, इनकी पूरी पीडीएफ आप अगर चैंपियन स्क्वायर के प्रीलिम्स के कोर्स के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको चैंपियन स्क्वायर के प्रीलिम्स के कोर्स में ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, और अगर आप एकेएस के प्रीलिम्स के कोर्स में कनेक्टेड हैं तो आपको एकेएस के प्रीलिम्स के कोर्स में भी इसकी सारी पीडीएफ व्यवस्थित मिल जाएंगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो सिर्फ इसको यूट्यूब पे देख रहा है तो आपको मैं ये एक सजेशन जो है देना चाहूंगा, आप इन 1000 क्वेश्चन को 1000 क्वेश्चन मत मानिए, आप इन 1000 क्वेश्चन को ना दोस्तों, आप इन 1000 क्वेश्चन को 1000 वन लाइनर फैक्ट मान लीजिए, यानी कि अपना एक 100 रुपए वाला रजिस्टर बना लीजिए मध्य प्रदेश करंट का और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट का। ठीक है, और ये जो 1000 एमसीक्यू मैं यहां पर करवाऊंगा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वाली कैटेगरी में, आपको केवल 1000 वन लाइनर बनाने हैं जो आपके 40 पेज में आ जाएंगे। कितने पेज में आ जाएंगे? आपके 40 पेज में ये 1000 वन लाइनर आ जाएंगे। अगर आप ये 40 पेज की मेहनत कर सकते हैं तो बेशक करिए, आपको याद और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा दिनों बाद मिल रहे हैं, इसीलिए आपसे बातें जो है मुझे ज्यादा करनी पड़ रही हैं। पिछले 12 महीने का मध्य प्रदेश का करंट पढ़ना है, उसकी मैंने व्यवस्था आप सभी के लिए कर दी है। 12 महीने नहीं, 15 महीने। 15 महीने मतलब जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का पूरा करंट। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात मैं अभी यहां पर ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है वो मैं मध्य प्रदेश सरकार की संदेश मैगजीन के माध्यम से जो है करवा रहा हूं। ठीक है, इसका पूरा प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों देखना, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट नहीं है, 15-15, 20-20 लेक्चर की प्लेलिस्ट है, लेकिन आपके एग्जाम में जो जलवे बनेंगे ना वो बहुत तगड़े लेवल के बनेंगे। ये आप देख सकते हैं संदेश मैगजीन के 9 लेक्चर यहां तक, और संदेश मैगजीन के अभी तक मैं टोटल 16 लेक्चर करवा चुका हूं। आप यहां पर जो है दोस्तों देख सकते हैं 16 लेक्चर में अभी तक इसके करवा चुका हूं। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इसका 17वां नंबर का लेक्चर भी जो है अपलोड हो चुका होगा, तो उसको भी आप जो है देख लेना। उसके बाद बस इस सीरीज में 2 लेक्चर और बचेंगे, और वो भी निर्भर करता है, मैंने यहां पर लिखा है कि लेक्चर 18 और लेक्चर 19, यानी कि 2 मैगजीन और बचेंगी। जब भी सरकार उसको अपलोड कर देगी मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 18 में जो मैं मैगजीन कवर करूंगा वो फरवरी महीने की कवर करूंगा 2026 की। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, वो मैं फरवरी महीने की कवर करूंगा 2026 की, और ये जो लेक्चर नंबर 19 है इसमें मैं कवर करूंगा आपका मार्च 2026, अगर सरकार दे देती है टाइम पर। ठीक है, अगर नहीं देती है तो आप केवल लेक्चर नंबर 17 तक पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो भैया बहुत हो गई कहानी। ठीक, तो हमने पिछले लेक्चर तक 5वें लेक्चर तक 250 एमसीक्यू जो है दोस्तों निपटा लिए हैं। आज जो हमारा सफर चलेगा वो 251 से लेके 300 तक चलेगा। इस प्रकार से हम 50-50 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न जो है हम लोग दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछता है? पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है। हमसे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शूटिंग इवेंट भारतवर्ष 2027 में आयोजित करेगा? मतलब ये जो आपको यहाँ पर ये शूटिंग प्रतियोगिता नजर आ रही है ना, इनमें से कौन सी शूटिंग प्रतियोगिता का भारत जो है आयोजन करेगा, होस्ट करेगा 2027 में, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखें तो ISSF का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो जूनियर कैटेगरी की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, ये सारी शूटिंग संबंधित है, या फिर एशियन राइफल पिस्टल कप जो होता है केवल एशिया के देशों का, या फिर ISSF का जो वर्ल्ड कप होता है, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही शूटिंग की कैटेगरी में ये वर्ल्ड कप है। और फिर होता है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया, ये केवल इंडिया लेवल की चीज है, ये वर्ल्ड कप नहीं है। देखो अभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हम अगले पेज पर दोस्तों देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर ये जो शब्द आपको बार बार आ रहा है ना ISSF, इसका फुल फॉर्म आपको बहुत भली भांति जो है पता होना चाहिए कि सर ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट, क्योंकि ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित एक स्पोर्ट है, और आगे F का मतलब होता है फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में आपसे ये बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2027 में भारत जो है इनमें से कौन से इवेंट का आयोजन करेगा। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे बड़ा इवेंट है ना
उसका आयोजन होने वाला है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा इवेंट है उसका आयोजन होगा 2027 में। किस चीज का आयोजन होगा? सही विकल्प क्या है? ISSF के द्वारा आयोजित किया जाने वाला विश्व कप, जो कि शूटिंग की कैटेगरी में सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। यहां पर साफ आप देख सकते हैं कि 2027 में ISSF का वर्ल्ड कप होगा। राइफल कैटेगरी, पिस्टल कैटेगरी, शॉटगन कैटेगरी, मतलब क्रिकेट का जैसे वर्ल्ड कप है ना 50 ओवर का सबसे बड़ा, ऐसे ही शूटिंग कैटेगरी का ये वर्ल्ड कप है। 2027 में इसका आयोजन है। और जो जूनियर कैटेगरी की वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, जिसको केवल जूनियर खिलाड़ी खेलते हैं, उसका आयोजन भी जो है सॉरी, उसका आयोजन भी जो है भारत ही करेगा। लेकिन कब करेगा? 2028 में करेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। 2027 और 28 दोनों का कंटेंट मैंने आपको वहां पर दे दिया है। अब दोस्तों अगला सुनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए, साहित्य का क्षेत्र मतलब कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर है ना, 21वां पी केशव देव पुरस्कार जो है दिया गया। मतलब सिंपल सा पूछता है कि ये जो नीचे आपको इतने सारे नाम नजर आ रहे हैं, इनमें से किसे 21 नंबर का, इनमें से किसे 21 नंबर का, 21वें नंबर का केशव देव पुरस्कार जो है दिया गया है लिटरेचर अर्थात साहित्य के क्षेत्र में। अरुंधति रॉय हैं, शशि थरूर, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, किसे दिया गया है? तो आइए दोस्तों इसका सही आंसर जो है पता कर लेते हैं। इंडिया में जो सबसे खतरनाक अंग्रेजी बोलते हैं ये उनको दिया गया है। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये जो केशव देव पुरस्कार है वो भी 21 नंबर का, ये दिया गया है शशि थरूर जी को। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। और ये जो केशव देव जो पुरस्कार है, इनके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो केशव देव जी थे, ये केशव देव जी का जो संबंध था वो कहां से था? वो केरल से था। ये केरल से संबंधित थे और जो मलयालम भाषा होती है उसके जो है ये साहित्यकार थे। उस भाषा में जो है ये लिखते थे, नोवेल्स लिखते थे, उपन्यास लिखते थे और बहुत ही कहा जाए कि प्रगतिशील लेखक थे। अपने जमाने के हिसाब से काफी बेहतर जो है इस जमाने में आगे की सोच के साथ ही लिखा करते थे। तो केशव देव पुरस्कार 2025 का जो है दोस्तों किसे दिया गया है? शशि थरूर। और केशव देव किस भाषा के जो है लेखक थे, राइटर थे? तो मलयालम भाषा के जो है वो राइटर थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जो है दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? एक मिनट रुकिएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है, नीचे कुछ कथन लिखे हैं जिनका संबंध किससे है? जिनका संबंध है तलाश इनिशिएटिव से। ठीक है, एक तलाश पहल है, एक तलाश इनिशिएटिव है, उनसे संबंधित नीचे कुछ कथन लिखे हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले तो वो बताता है कि जो तलाश है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो तलाश का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो भैया, ट्राइबल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूरी संभावना है। ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब, क्या ये तलाश का फुल फॉर्म है? उसके बाद ये जो तलाश नामक पहल है ना, ये पहल जो है किसके द्वारा की गई है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, मतलब भारत में जो जनजातीय विद्यार्थी हैं, ट्राइबल स्टूडेंट हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित एक समाज बनाया हुआ है जिसको हम शॉर्ट में नेस्ट भी कहते हैं। तो नेस्ट और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा मिलकर ये तलाश नामक जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2। और प्रीलिम्स 2026 में चूंकि नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत होने वाली है तो पूरी संभावनाएं हैं कि अब की बार ना दोस्तों, अब की बार कथन आधारित प्रश्न बहुत आएंगे। बहुत आने से मतलब यह है कि तुलनात्मक अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि जब जब किसी एग्जाम में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाती है तब उसमें कथन आधारित प्रश्न जो है आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो तलाश का फुल फॉर्म भी यहां पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। और इसको आदिवासी समुदाय के जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा से संबंधित जो सोसाइटी है नेस्ट और यूनिसेफ इंडिया के द्वारा जो है इस पहल को लागू किया गया है। ठीक है, इसलिए दोनों कथन जो है यहां पर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 254 की ओर जो है चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमको यहां पर क्या कहता है कि यहां पर एक स्कीम है। अब इसको भिंड मत पढ़ देना भैया, ठीक है ना, भिंड नहीं है, बाइंड है। एक स्कीम है जिसका नाम है बाइंड। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो वो आपसे पूछ सकता है कि बाइंड नामक जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग डेवलपमेंट, यानी कि ये कुछ प्रसारण से संबंधित अधोसंरचना बनाने के लिए और नेटवर्क का विकास करने के लिए ये एक योजना जो है तैयार की गई है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो प्राइवेट एफएम चैनल हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में जो है बढ़ाया जाए, या फिर आर्थिक सहायता दी जाए सैटेलाइट टीवी की लाइसेंसिंग और रेगुलेशन में, मतलब जो सैटेलाइट टीवी चलते हैं देश भर में उनको आर्थिक जो है सहायता दी जाए, या फिर जो है कहा गया है कि जो प्रसार भारती है, प्रसार भारती अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी मैं आपको पूरा गेम समझा दूंगा प्रसार भारती का। प्रसार भारती सरकारी कंपनी है भारत सरकार की, तो प्रसार भारती को और ज्यादा आधुनिक बनाया जाए और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, क्या ये इसका सही उद्देश्य है ये बाइंड नामक योजना का? या फिर
जब भी देश में किसी भी प्रकार की आपदा आए तो उस टाइम पर एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तैयार किया जाए जो तत्काल पूरे देश भर में आपदा की सूचना दे दे। तो इन सारे ऑप्शंस में से जो बाइंड योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है? प्रसार भारती को आधुनिक बनाना। जो सरकारी कंपनी है ना प्रसार भारती, उसको और ज्यादा आधुनिक बनाना, ये उद्देश्य है किसका? बाइंड का। तभी तो वो कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित, प्रसारण से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उसका क्या करना है? हमें उसका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, प्रसार भारती को और ज्यादा हमको क्या बनाना है? आधुनिक बनाना है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसी पेज पर आपको क्लियर कर देता हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है ना, तो मैं आपको यहां पर क्लियर बता देता हूं। देखिए, एक नाम हो गया यहां पर क्या? एक नाम हो गया यहां पर प्रसार भारती। ठीक है, एक नाम दोस्तों यहां पर हो गया प्रसार भारती। अब बोले सर प्रसार भारती क्या है? तो भैया देखो, प्रसार भारती जो है एक सरकारी संगठन है। प्रसार भारती क्या है? एक सरकारी संगठन है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको आप एक शब्द से भी बुला सकते हो, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? छाता संगठन, जिसके अंदर और भी छोटी छोटी चीजें आती हैं। जैसे कि प्रसार भारती के अंदर दो कैटेगरी आती है। प्रसार भारती के अंदर जो है दोस्तों दो कैटेगरी आती है। एक है आपका ऑल इंडिया रेडियो। प्रसार भारती के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक है आपका ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा है दोस्तों आपका दूरदर्शन। ठीक है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि इन सब शब्दों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसलिए सुन लो क्लियरली। प्रसार भारती सरकार की कंपनी है, उसके अंडर में दो कैटेगरी आती है, एक आती है ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा आता है दूरदर्शन। आपने एक नाम सुना होगा आकाशवाणी, तो आकाशवाणी भी कुछ और नहीं बल्कि ऑल इंडिया रेडियो का ही दूसरा नाम है। इस बारे में ध्यान से आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, दूरदर्शन का उद्देश्य क्या है? दूरदर्शन बेसिकली टेलीविजन यानी कि टीवी के प्रसारण के लिए जिम्मेदार है। टीवी प्रसारण होता है ना, प्रसारण को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। तो टीवी पर जो प्रसारण होता है, टीवी पर जो आप चीजें देखते हो बेसिकली वीडियो, वो दूरदर्शन का काम है। और जो आप ऑडियो कंटेंट सुनते हो एफएम के माध्यम से, जितना आप ऑडियो कंटेंट सुनते हो वो कौन करवाता है उपलब्ध? ऑल इंडिया रेडियो या फिर कहें कि आकाशवाणी। और ये दोनों ही प्रसार भारती के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि आपको आधा अधूरा बताऊं। ठीक है, पूरा बताऊंगा तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला हम देखें। ये जो करंट अफेयर है ये संबंधित है दोस्तों काय से? ये संबंधित है इकोनॉमी के टॉपिक से। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि करंट अफेयर केवल यूनिट नंबर 8 से संबंध में आती है, और आप सभी को पता है कि हर यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं? हर यूनिट से प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो व्यक्ति को लगता है करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत क्यों करूं? देखो तो भैया, पहले 10 क्वेश्चन पहली बात तो कम नहीं होते। ठीक है, पास या फेल का अंतर तय कर देते हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, यूनिट नंबर 8 के नाम पे तो 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इकोनॉमी के अंदर भी बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट आप यूनिट 7 पढ़ते हो ना, यूनिट 7 के अंदर भी करंट आता है, यूनिट 9 के अंदर भी करंट आता है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी दोस्तों जो है करंट आता है, रैंकिंग, मिनरल्स। तो करंट अफेयर के केवल 10 प्रश्न नहीं है। अगर आप पूरे पेपर को अच्छे से तलाशोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ना करते हुए भी कम से कम करंट से संबंधित 20 और कभी कभार तो 20 से ज्यादा प्रश्न जो है हमको एग्जाम में नजर आते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग दोस्तों इस पर बहुत ज्यादा समय खर्चा करते हैं। समय खर्चा क्या है? सब कुछ आपको बना बनाए तो मिल रहा है। देखो भैया, ये काफी ज्यादा न्यूज में थे, जिनको हम कहते हैं कैट बॉन्ड, या फिर इनका पूरा नाम होता है कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड। अब कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड का उद्देश्य क्या होता है? वैसे तो कैटेस्ट्रॉफ जो शब्द है उसका मतलब ही होता है तबाही, तो अब आप अच्छे से समझ भी जाओगे। देखो क्या है कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड का मतलब? कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो मुद्रा विनिमय है उसको स्थिर करना, यानी कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उस टाइम पर जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, यानी कि जो मुद्रा विनिमय दर है, उसको कंट्रोल में रखना, क्या ये इसका उद्देश्य है? या फिर इसका उद्देश्य ऐसे इलाके जहां पर आपदा आ सकती है ना, और आपदा जब आएगी तो वहां पर पूरा इलाका भी तबाह हो जाएगा, तो ऐसे तबाह हुए इलाके को लंबे समय में हमको विकसित करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है, तो क्या उसके लिए जो है इन बॉन्ड का यूज होता है? या फिर क्या लिखा है कि आपदा प्रभावित व्यक्तियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, यानी कि जो लोग डिजास्टर की चपेट में आ गए हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना, क्या ये उद्देश्य है इन बॉन्ड का? या फिर लिखा हुआ है कि आपदा प्रतिक्रिया के लिए निवेशकों से आपातकालीन तरलता जुटाना, यानी कि क्या बोला है कि जब भी कभी आपदा हमारे सिर पर, कोई डिजास्टर हमारे सिर पर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास तत्काल प्रभाव से पैसा होना चाहिए, और उस पैसे को हम जुटा रहे हैं निवेशकों की मदद से, इन्वेस्टर की मदद से। तो क्या है एग्जैक्टली कैट बॉन्ड का मतलब? तो ABCD, आइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों देखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब भी देश में किसी प्रकार की आपदा आएगी और उस आपदा के दौरान हमको काय की जरूरत पड़ेगी, हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो ये पैसे हमको कौन लाके देगा? ये पैसे हमको इन्वेस्टर्स लाके देंगे। अभी पूरी कहानी समझ लो, मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझाया है। ठीक है, सुनिए, यदि कोई बड़ी आपदा नहीं आती है तो निवेशकों को उनका पैसा बहुत अधिक ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। जैसे कि यहां पर आप देखो, यहां पर मैंने मान के चलो एक कैट बॉन्ड है,
क्या है कैट बॉन्ड। ये छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं होता। कैट बॉन्ड, और मान के चलो ये बॉन्ड है 500 करोड़ का। कितने करोड़ का? ये 500 करोड़ का कैट बॉन्ड है, ठीक है। और इस 500 करोड़ के कैट बॉन्ड पर एक ये व्यक्ति है जिसका नाम है ए, उसने अपना पैसा लगाया है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई डिजास्टर नहीं आता है ना, मान के चलो ये कैट बॉन्ड जो है 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का। अगर कोई डिजास्टर, कोई आपदा 2 साल में नहीं आई तो उसे क्या होगा? ए नामक व्यक्ति को क्या होगा कि 500 करोड़ पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज सहित पैसा वापस मिल जाएगा। और ये जो ब्याज है ना, ये 2 टाइम्स ज्यादा ब्याज होती है। मतलब नॉर्मल बॉन्ड पे जितनी आपको ब्याज मिलती है उससे दुगनी ब्याज आपको कैट बॉन्ड पे मिलती है। तभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। और मान के चलिए अगर 2 साल के अंदर अंदर कोई डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई, तो भैया उस इन्वेस्टर का जो पैसा उसने लगाया था ना 500 करोड़, फिर ये पैसा उस आपदा से राहत पहुंचाने में उपयोग होगा। अगर ये पूरा लग जाता है तो पूरा सही, आधा लग जाता है तो आधा सही। तो ये जो निवेशक है ना, ये थोड़ा सा रिस्क उठा रहा है भैया कि देखो अगर 2 साल में आपदा नहीं आई तो मुझे 500 करोड़ पे दुगनी ब्याज मिलेगी, और अगर आपदा आ गई तो मेरा जो पैसा है वो डिजास्टर में उपयोग हो जाएगा। तो बड़े बड़े लोग तो इस प्रकार का रिस्क लेते हैं, लेकिन आपदा कौन सा हर साल टपकती रहती है ना। तो इसीलिए कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का यूज जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, यह भी आपको लगेगा कि सर करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यह शब्द काफी चलन में था, तो आपसे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर यह प्रश्न बन सकता है। मैं इसीलिए दोस्तों आपसे कहता हूं कि मैं जो आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा वो सारे डायमेंशन से कवर करके पढ़ाऊंगा। यह शब्द चलन में था, तो भारत के भूगोल में एक टॉपिक होता है डिजास्टर का, आपदा का, है ना। तो वहां से यह प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि श्रेणी भूकंप क्या होता है। श्रेणी भूकंप यानी कि अर्थक्वेक स्वाम क्या होता है। देखो स्वाम का मतलब होता है जैसे कि कोई गुच्छा होता है ना, जैसे गुच्छे में जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स, उनका स्वाम होता है, एक गुच्छा होता है। तो वहां से हम इसको पता लगाएंगे, ठीक है। और जो एक सामान्य भूकंप होता है ये उससे कैसे अलग होता है, ये उससे कैसे डिफरेंट होता है, आपको ये बताना है। तो देखो अब आप ये बताओ ऑप्शन में से कि इनमें से कौन सा अर्थक्वेक स्वाम कहलाएगा, श्रेणी भूकंप कहलाएगा। सुनिए क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा भूकंप है कि एक बड़ा भूकंप आएगा और उसके बाद जो है छोटे मोटे झटके उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। पहले एक बड़ा भूकंप आएगा। या फिर क्या कहता है, समय और स्थान में सघन अनेक छोटे छोटे भूकंप आएंगे बिना किसी एक मुख्य झटके के। मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी बड़ा झटका नहीं आएगा, कोई भी बड़ा झटका नहीं आएगा, सिर्फ छोटे छोटे अर्थक्वेक आएंगे, छोटे छोटे भूकंप आएंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि ये जो अर्थक्वेक स्वार्म होता है ना, ये इंसानों की वजह से आता है। जैसे इंसान माइनिंग करता है, खनन करता है, उससे जमीन हिलती है, तो उससे जो भूकंप आता है उसको हम अर्थक्वेक स्वार्म कहते हैं। या फिर क्या कहा है कि जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है ये बस वहीं पर थोड़ी बहुत हलचल होती है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि अर्थक्वेक स्वार्म यानी कि श्रेणी भूकंप का मतलब क्या है कि कोई भी चीज होना तो गुच्छे में होना, ठीक है ना। कोई भी चीज होना तो काय में होना, गुच्छे में होना। तो यहां पर गुच्छा केवल मुझे एक ही जगह दिख रहा था, वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब छोटे छोटे भूकंप हमको देखने को मिले, जब हमको छोटे छोटे भूकंप देखने को मिले, स्मॉल भूकंप हमको देखने को मिले, और एक के बाद एक जो है ये छोटे छोटे भूकंप जो है दोस्तों आए, एक के बाद एक ये छोटे छोटे भूकंप आए, लेकिन कोई भी बड़ा भूकंप ना आए, कोई भी बड़ा भूकंप ना आए, तो इस परिस्थिति को हम लोग कहते हैं श्रेणी भूकंप यानी कि अर्थक्वेक स्वार्म। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अगर मैं लेटेस्ट फीफा की रैंकिंग उठा लूं, फीफा किससे संबंधित है दोस्तों? फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह बात पता हो। तो अगर मैं लेटेस्ट फीफा की रैंकिंग उठा लूं तो उसमें जो भारत की फुटबॉल टीम है उसकी क्या रैंकिंग है आपको बतानी है। 127, 130, 133 या 142? आइए इसका सही आंसर देते हैं कि भारत की जो फुटबॉल टीम है उसकी फीफा में अभी लेटेस्ट रैंक जो है दोस्तों क्या चल रही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, बहुत पिछड़ी हुई है भारत की फुटबॉल टीम, और फीफा में टॉप 5, टॉप 10 तो कभी सोचना भी मत। इंडिया की जो फुटबॉल टीम है ना दोस्तों, क्योंकि हम प्रमोट भी तो नहीं करते ना अपने गेम को, इंडिया की जो फुटबॉल की टीम है उसकी रैंक क्या है फीफा में? उसकी रैंक है 142, 142, ठीक है। क्या इंडिया की टीम ने सबसे बेस्ट अपनी रैंक कभी हासिल करी थी? जी हां करी थी। इंडिया की सबसे बेस्ट रैंक आज तक फीफा के इतिहास में रही है 94, 94, जो कि हमको फरवरी 1996 में प्राप्त हुई थी। उस टाइम पे फुटबॉल टीम बेहतर हुआ करती थी, ठीक है। और जो सबसे बुरी रैंक हमको आज तक हासिल हुई है, इंडिया की फुटबॉल टीम को फीफा में जो सबसे आज तक बुरी रैंक हासिल हुई है वो 173 तक हम नीचे गए हैं, और ये कब हुआ था? मार्च 2015 में। तो ये वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट
फैक्ट हैं जो मैंने आपके लिए यहां पर निकाल के दे दिए हैं कि सबसे अच्छा हुआ 1996 में, सबसे बुरा हुआ 2015 में, और वर्तमान में 142 रैंक चल रही है भारत की फुटबॉल टीम की। ठीक है, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि भले ही मैं दिखूं ना, लेकिन कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है देखने को नहीं मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से वो पहला राज्य कौन सा बन गया है? इनमें से वो पहला राज्य, वो पहला इंडियन स्टेट कौन सा बन गया है? अब आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन करेगा, यानी कि आधार कार्ड और आपके आधार कार्ड पर आधारित आपके चेहरे का पहले प्रमाणीकरण होगा, आपके चेहरे की पहले पहचान होगी, और उसी के बाद जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से सस्ता अनाज मिलता है गरीब लोगों को, वो जाके अनाज तब मिलेगा। यानी कि पहले आधार कार्ड पर आधारित आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है, उसकी पहचान होगी, तब जाके गरीबों को जो है उनका जो कम रेट पर राशन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो भैया इतनी भयंकर तकनीक कौन सा राज्य लेके आ गया है? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कौन लेके आ गया भैया इतना खतरनाक काम? तो ये काम कर दिया है दोस्तों किसने? हिमाचल ने। इसको याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि देखो, हिमाचल में पड़ती है ठंड, ठीक है, और जब ठंड पड़ती है तो सब लोग जो है मफलर वगैरह लगाते हैं। जब ठंड पड़ती है तो सब लोग क्या लगाते हैं? सब लोग मफलर लगाते हैं, मफलर लगाते हैं, उसके बाद मंकी कैप भी पहनते हैं, पूरा मुंह जो है ढक लेते हैं, मफलर लगाते हैं, मंकी कैप पहनते हैं। और कहां पहनते हैं? हिमाचल में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और जब व्यक्ति अपना पूरा चेहरा ढक के आता है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है ना। इसीलिए हम चेहरे की पहचान करते हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, ताकि भैया टोपा वोपा हटाओ, पहले चेहरे की पहचान करने दो, और जब चेहरे की पहचान हो जाएगी उसके बाद हम आपको राशन दे देंगे। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अनाज देने से पहले फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरे का प्रमाणीकरण करने का जो फैसला है उसको लागू किया है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा देश है जिसने कोरटेम बेबी नामक एक सबसे पहली बच्चों में मलेरिया के ट्रीटमेंट की दवा बनी है। जैसे कि जो नवजात होते हैं यानी कि न्यूबॉर्न्स होते हैं, या जो इन्फेंट होते हैं यानी कि शिशु होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं, उनमें अगर मलेरिया पाया जाता है, मलेरिया नामक बीमारी अगर उनमें पाई जाती है, तो उस बीमारी को बच्चों के अंदर ठीक करने के लिए एक दवा बनाई गई है, कोरटेम बेबी। तो इस दवा को कौन से देश ने हाल ही में मंजूरी दी है, अप्रूव किया है? तो आइए इसका सही आंसर देते हैं। इंडिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चारों में से कौन सा जो है इसका सही आंसर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड। मतलब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, मलेरिया को हटाना है, ठीक है ना, मलेरिया को हटाना है। मलेरिया मच्छर से होता है। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर से होता है, और मच्छर जो है वो ठंड के इलाके में आने से डरता है। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड ने कोरटेम बेबी नामक दवाई बनाई है, और ये दवाई स्विट्जरलैंड ने इस दवाई को मंजूर जो है कर दिया है। ये बात जो है यहां पर कही जा रही है। ठीक है, और इस दवाई का जो है आपको नाम भी याद रखना है, कोरटेम बेबी। ठीक है, नवजातों में और शिशुओं में, न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स दोनों में मलेरिया के इलाज के लिए बनाया गया है। स्विट्जरलैंड में ठंड बहुत पड़ती है और वहां पर ना मच्छर आएगा ना मलेरिया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, या ऐसे याद रख सकते हो कि मच्छर जिंदगी से परेशान होकर स्विट्जरलैंड घूमने गया है, ऐसा भी जो है आप याद रख सकते हो। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025, यानी कि क्या कहा? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। हम सभी को पता है दोस्तों, जो पुलिस होती है ना, तो पुलिस में ही एक कैटेगरी होती है, पुलिस की ही एक कैटेगरी होती है जिसको हम फायर फाइटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर फाइटर्स, अग्निशमन दल जिसको हम लोग कहते हैं ना। मतलब कहीं पर अगर आग लग जाए तो उनकी लाल कलर की गाड़ी आती है ना आग बुझाने के लिए। तो इनकी भी दोस्तों अपने टूर्नामेंट, अपने गेम होते हैं कि कौन से देश की पुलिस का जो फायर फाइटर है या जो अग्निशमन है दल है वो कितना काबिल है। ठीक है, तो ये जो 2025 का वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम हुआ है, इसको जो है इसकी मेजबानी किसने करी है? इसकी मेजबानी करी है अल्बामा और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि अमेरिका में जो है जंगल बहुत ज्यादा है, तो वहां के जंगलों में जो ना आग बहुत जल्दी लगती है, यानी कि फॉरेस्ट फायर बहुत होता है। इसीलिए अमेरिका जैसे देश के अंदर ये जो अग्निशमन दल है ना, फायर फाइटर जो हैं, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। भारत में तो आपने इनको ना के बराबर देखा होगा, परंतु अमेरिका जैसे देश में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका के अल्बामा में जो है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 का आयोजन हुआ। भारत ने मेडल के मामले में तीसरे स्थान पर जो है इस गेम को खत्म किया। 560 मेडल इस पूरे गेम्स में भारत ने जो है जीते, और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मेडल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जीते। ये 3 कथन जो है यहाँ पर हमको बताए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अकेले 45 मेडल जो है जीते। तो हमको बताना है कि इनमें से क्या ये सारे कथन सही है या कोई इनमें से गलत है। तो आइए देखते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन जो है बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम का आयोजन अल्बामा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया ने जो है इन गेम
गेम्स में तीसरा स्थान जो है हासिल किया, और भारत में भी सबसे ज्यादा मेडल लेके आई यूपी पुलिस, यानी कि 45 मेडल लेके आई। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोलता है? अगला प्रश्न हमसे पूछता है भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको पता है कि ये सहकारी का मतलब क्या होता है? सहकारी का मतलब क्या होता है? सहकारी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सहकारी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोऑपरेटिव। यानी कि समाज के वो लोग जो आपस में मिलके अपने हित के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। समझना बहुत ध्यान से इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सभी से, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना। समाज के वो लोग जो अपने हित के लिए आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, तो वहां पर गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो गोकुल धाम का नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों है? क्योंकि गोकुल धाम के लोगों ने आपस में मिलके, वो भिड़े जो है पैसा कलेक्ट करता है ना, मतलब मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट करता है और फिर उसको बैंक में जाके वो जमा करवा के आता है। तो बैंक में जो है वो गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से बैंक में जो है क्या खुला हुआ है? बैंक में खाता खुला हुआ है, और उसी अकाउंट में, उसी खाते में पैसा जमा होता है। यानी कि जो लोग एक साथ मिलकर अपने खुद के हित के लिए, फायदे के लिए काम करते हैं, उनको कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी कहा जाता है। अब भारत का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, सहकारी विश्वविद्यालय बना है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, सरदार सहकारी विश्वविद्यालय, अमूल सरकारी विश्वविद्यालय, या भारत सहकारी विश्वविद्यालय। आइए इसका सही नाम जो है दोस्तों हम जानते हैं। इसका जो सही नाम है दोस्तों, इसका जो सही नाम है वो क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। और ये है कहां पर? ये है दोस्तों गुजरात में। मैं आपके लिए अलग से बोल्ड कर दिया है। ये है कहां पर दोस्तों? तो ये है गुजरात में, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। अब होगा क्या कि इस यूनिवर्सिटी से जो बच्चा पढ़ेगा, तो उस बच्चे को या उस व्यक्ति को कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो काम होते हैं, सहकारी समितियों के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो काम होते हैं, उन काम में उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? एक्सपर्ट बनाया जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति इस विश्वविद्यालय से, इस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, तो वो बहुत अच्छे से किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी सहकारी समिति के काम को अच्छे से संभाल सके। दोस्तों देश में और विदेश में बहुत बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव फर्म होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, जहां पर अच्छा खासा पैकेज मिलता है अगर हम वहां पर काम करते हैं तो इसको कोई हल्की मद्दी चीज मत समझना। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर है? गुजरात में। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है? विश्व बैंक के अनुसार भारत की रैंक क्या है गिनी इंडेक्स में, ठीक है। और किस संदर्भ में पूछ रहा है वो? विश्व के मोस्ट इक्वल कंट्रीज, यानी कि विश्व के सबसे समान देशों में भारत का कौन सा स्थान है। मतलब सीधी सी बात दोस्तों क्या है? सीधी सी बात यह है कि वो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है? वो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर मैं भारत को देखूं, तो मैं भारत को जब देखता हूं तो दुनिया में ऐसे देश जहां पर अच्छी खासी समानता है। समानता आप समझते हो? इक्वालिटी। अब आप सोचते हो कि सर भारत में तो बिल्कुल भी समानता नहीं है, बहुत ज्यादा भेदभाव है ना। तो देखिए भारत में कई व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण की व्यवस्था भी है जो बहुत प्रयास करती है कि समानता ज्यादा से ज्यादा लाई जाए। सरकार अपॉर्चुनिटीज देती है, गवर्नमेंट एग्जाम में अपॉर्चुनिटी देती है, तो समानता ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है भारत के अंदर। तो अब अगर मैं पूरी दुनिया के उन देशों को देखूं जहां पर बहुत अच्छी खासी इक्वालिटी है, लोगों के साथ भेदभाव कम है, तो उस नजरिए से भारत कौन से स्थान पर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो पहले नंबर पे तो हम नहीं आ सकते, इतनी भी ज्यादा हमारे देश में लोग बराबर नहीं है। सेकंड भी अच्छा ही है, तीसरा या चौथे में से कुछ होना चाहिए। आइए दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो भारत अगर दुनिया के सबसे समान देश, दुनिया के सबसे इक्वल कंट्रीज देखे जाएं, तो उनमें से जो इंडिया है वो चौथी रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है दोस्तों? चौथी रैंक पर है, 4th रैंक पर है इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो शब्द यूज हुआ था वो क्या था? गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। गिनी सूचकांक, देखो भैया गिनी सूचकांक में 2 वैल्यू होती हैं। क्या होती हैं? मैंने यहां पर लिख दिया गिनी सूचकांक। तो गिनी सूचकांक में कितनी वैल्यू होती है? गिनी सूचकांक में 2 वैल्यू होती हैं। एक तरफ होता है 0, दूसरी तरफ होता है 1। जो लोग इसको 0 नहीं कहते और 1 नहीं कहते, प्रतिशत में कहते हैं, तो प्रतिशत में आप इसको कैसे कह सकते हो? 0%, और प्रतिशत में आप इसको कह सकते हो 100%, ठीक है ना। तो प्रतिशत में 0 और 100 भी देखा जाता है, और प्रतिशत हटा दो तो 0 1 भी देखा जाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर किसी भी देश के नजरिए से गिनी इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है, गिनी सूचकांक की जो वैल्यू आ रही है, अगर वो 0 की तरफ ज्यादा है, तो मतलब
उस देश के सभी लोगों की जो इनकम है, जो उनकी आय है, लगभग समान है, मतलब हालत अच्छे हैं। और अगर किसी देश का जो गिनी इंडेक्स की वैल्यू है, अगर वो 1 नंबर की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, तो मतलब उस देश के अंदर असमानता है। यानी कि जो नंबर 1 है वो किसको दर्शाता है? वो असमानता को जो है दर्शाता है। किसको दर्शाता है? असमानता को दर्शाता है, यानी कि इनइक्वालिटी। और जो 0 नंबर है ये समानता को यानी कि इक्वालिटी को दर्शाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इंडिया का जो गिनी कोएफिशिएंट है वो है 0.6, तो मुझे बताओ कि 0.6 1 नंबर के ज्यादा करीब है या 0.60 के ज्यादा करीब है? तो आप बता दो कि सर 0.6 1 नंबर के ज्यादा करीब है क्योंकि 0.5 से बड़ा है। तो अगर किसी देश की 0.6 वैल्यू आती है तो मतलब उस देश के अंदर थोड़े से हालात जो हैं वो क्या हैं? खराब हैं, असमानता की ओर जा रहे हैं। और अगर वैल्यू आई मान के चलो 0.2, तो 0.2 सीधी सी बात है 0 के ज्यादा करीब है, तो मतलब हालात जो है अच्छे हैं, समानता देखने को मिल रही है, इक्वालिटी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इंडिया का गिनी सूचकांक अच्छा आया और उसके नजरिए से भारत समान देशों की अगर मैं बात करूं तो उसमें चौथे स्थान पर जो है आता है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों वो हमसे पूछता है कि भारत में वृद्धावस्था अनुसंधान के संदर्भ में एजिंग रिसर्च, यानी कि इंडिया में जो लोग बूढ़े हो रहे हैं ना, उनसे संबंधित रिसर्च की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, तो उसके संबंध में एक शब्द है जिसको हम कहते हैं भारत। तो भारत का फुल फॉर्म क्या है वो आपसे ये पूछ रहा है कि बूढ़े लोगों से संबंधित जो है देश में अनुसंधान किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, तो उस रिसर्च से संबंधित एक शब्द है दोस्तों जिसका नाम है भारत। तो आपको ये बताना है कि ये भारत का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यहां पर जो है सारे फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं कि ये पूरी कहानी यहां पर चल क्या रही है। देखिए दोस्तों, अगर इंडिया में वृद्धावस्था से संबंधित रिसर्च की जाएगी ना, तो इससे होगा क्या कि जो भी लोग बूढ़े होते हैं, जो लोग ओल्ड एज में आते हैं, वृद्धावस्था में जो लोग आते हैं, तो उनकी वृद्धावस्था आने से पहले सरकार पूरी रिसर्च करके बैठेगी कि भैया इन लोगों को एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हम जब प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो मतलब ये नहीं कह रहे आर्थिक प्रॉब्लम होती है, हम इनकी मेडिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब भी भारत देश में कोई अपनी वृद्धावस्था में एंटर करता है तो उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होती है, उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी होती है। तो सरकार जो है शुरुआत में ही पूरी रिसर्च करके रखना चाहती है ताकि उसके हिसाब से जो है वो भारत में दवाइयां उपलब्ध करवा सके, खासतौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए। और साथ ही साथ सरकार जब वृद्ध लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए किसी प्रकार की पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है, तो उसमें भी जो है अच्छी नीति हम बना सके, क्योंकि हमको पहले से ही एडवांस में सब कुछ पता होगा कि उनको समस्या आखिर आती क्या है। तो भारत का फुल फॉर्म क्या है? देखो, सबसे पहले बी का मतलब यहां पर देखें आप, अगर सारे ही ऑप्शन में जो बी का मतलब है वो अलग अलग है, कहीं बायोमेट्रिक, बायोलॉजिकल, बायोमार्कर। मुझे तो बायोमार्कर शब्द ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि बायोमार्कर क्या होते हैं? ये आपके शरीर के संकेतक होते हैं जो बताते हैं कि आपका शरीर में क्या क्या हो रहा है। तो आइए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, सही ऑप्शन क्या है। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन बी ही है कि भारत का फुल फॉर्म क्या हो गया पूरा, वृद्धावस्था अनुसंधान, एजिंग रिसर्च को लेके सबसे पहला शब्द क्या आ गया? बायोमार्कर ऑफ हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन, है ना। ये फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहेगा क्योंकि अंग्रेजी में ही है फुल फॉर्म। तो बस बायोमार्कर याद रखिएगा। बायोमार्कर एक तरीके के क्या होते हैं? बायोमार्कर एक तरीके के संकेतक होते हैं जो हमको बताते हैं कि शरीर में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है कि एक शब्द है यूनिकोड कंसोर्टियम। ये पता है ये आपसे प्रश्न कहां बन सकता है? ये आपसे प्रश्न बन सकता है यूनिट नंबर 9 में। यूनिट नंबर 9 की कैटेगरी में ये प्रश्न बन सकता है, और जो मैंने पिछला प्रश्न आपको बताया वो यूनिट नंबर 7 की कैटेगरी का था। ठीक है, तो यूनिकोड कंसोर्टियम के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन हैं, इनको पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहले वो कहता है कि जो यूनिकोड कंसोर्टियम है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि पूरे विश्व में जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, तो उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो कैसे दिखाई देगा, जो भी हम इमोजीज पोस्ट करते हैं वो इमोजीज कैसे दिखाई देंगी। तो उन सब के ऊपर निगरानी या वो सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत में जब भी व्यक्ति गुस्सा होता है तो वो ये वाली इमोजी भेजता है, भारत में गुस्से वाली इमोजी ऐसे होती है, और अमेरिका में जो गुस्से वाली इमोजी होती है वो ऐसे होती है। भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना, भाषा ही डिफरेंट हो गई, तो लोग तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। हम गुस्सा हैं तो ये भेज रहे हैं, वो गुस्सा है तो ये भेज रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कौन गुस्सा है कौन हंस रहा है। तो एक कॉमन भाषा,
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध एक कॉमन भाषा जहां पर टेक्स्ट हो या इमोजीज हो, सब वो एक समान ही दिखे, ऐसा नहीं कि हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिकोड कंसोर्टियम। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा कथन क्या है कि भारत में जो मेटी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इस यूनिकोड कंसोर्टियम को जो है वापस से ज्वाइन कर लिया है एक सहायक सदस्य के रूप में, एक सपोर्टिंग मेंबर के रूप में। ये दो स्टेटमेंट है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आइए इसके बारे में और जो है हम यहाँ पर जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल जो है दोस्तों ठीक है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यूनिकोड कंसोर्टियम एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो ये देखती है कि दुनिया भर में जितने भी डिजिटल उपकरण हैं या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उन पर जो भी हम अक्षर लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, भाषाएं लिख रहे हैं, इमोजी डाल रहे हैं, वो सब एक जैसे जो है दिखाई दे, ताकि पूरे विश्व में समानता बनी रहे, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस में, फिजिक्स में एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट का मतलब क्या है कि भारत में भी सेम, अमेरिका में भी सेम, रशिया में भी सेम, बिल्कुल वैसा ही ये है यूनिकोड कंसोर्टियम, ठीक है। और हाल ही में जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने भी यूनिकोड कंसोर्टियम को एक सहायक सदस्य के रूप में जो है वापस ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो यूनिट 9 में ये प्रश्न आपसे जो है बन सकता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर दोस्तों जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे दोस्तों ये कहता है, एक मिनट रुकिएगा। अगला प्रश्न हमसे ये कहता है कि NIPCCD का नया नाम क्या है? पहले तो हमको ये पता हो कि NIPCCD है क्या। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान है। ये क्या है? राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान है। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं, अरे क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, है ना। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। एक ऐसा संस्थान है जो लोक सहयोग और बाल विकास से बेसिकली जो है ये संबंधित है। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है, इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है, राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है, या मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है NIPCCD का जो नया नाम है अब वो रख दिया गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। ये प्रश्न आपसे यूनिट नंबर 6 में भी कहीं ना कहीं बन सकता है और 7 में भी वो कहीं ना कहीं आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न था, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछता है? हाल ही में वो पहली इंडियन कौन है, वो पहली भारतीय कौन है जिनको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन मोशन पिक्चर कैटेगरी फॉर द क्लास ऑफ 2026 से सम्मानित किया गया है? मतलब वही है, ये मूवी और थिएटर के क्षेत्र में एक तरीके का सम्मान है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो मोशन पिक्चर्स होती हैं उनमें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन, पहली भारतीय कौन बनी है? मतलब आज तक किसी भी इंडियन को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में जो है सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है मोशन पिक्चर कैटेगरी में। तो यहां पर किसे ये सम्मान प्राप्त हुआ है? प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है दोस्तों दीपिका पादुकोण। ये प्रश्न मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि एमपीपीएससी कुछ समय से आर्टिस्ट यानी कि जो कलाकार हैं उनसे संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ रहा। अब चूंकि पैटर्न बदला है तो हो सकता है ऐसा कुछ प्रश्न हमको अगली बार देखने को मिल जाए, ठीक है। अब दीपिका पादुकोण को क्यों सेलेक्ट किया गया? दीपिका पादुकोण को इसलिए सेलेक्ट किया गया कि उन्होंने अभी तक फिल्मों में जितना भी काम किया है उसको देखते हुए उनको एक अंतरराष्ट्रीय पहचान और एक सम्मान के रूप में जो है ये अवार्ड दिया गया है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ठीक है। चलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई ऐसा बहुत खतरनाक प्रश्न नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये बहुत शानदार प्रश्न है। ये शानदार प्रश्न क्यों है सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये 40वें नंबर का यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन अवार्ड है, जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है 2025 का। देखो भैया, अगर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोई अवार्ड दिया जा रहा है तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से किसे 40वें नंबर का संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार पॉपुलेशन अवार्ड जो है दिया गया है। वर्षा देशपांडे, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय या वंदना शिवा? दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है वर्षा देशपांडे। क्या आंसर है? वर्षा देशपांडे। दोस्तों अगर आपने वर्षा देशपांडे जी का नाम नहीं सुना है, महाराष्ट्र में बेस्ड हैं ये, है ना, महाराष्ट्र में जो है ये आधारित हैं और ये पिछले 35 वर्षों से
ये किस क्षेत्र में काम कर रही हैं? ये जो है दोस्तों बेसिकली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक भेदभाव जो होता है ना, लैंगिक भेदभाव होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे जो है लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को बचाने के लिए, या फिर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, किसी भी तरीके का अत्याचार होता है किसी भी तरीके का, उससे जो है महिलाओं को बचाने के लिए। तो बेसिकली इन्होंने जो है समाज में महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है और दलितों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो बेसिकली ये एक समाज सेविका आप इनको समझ लीजिए, जो समाज के हर वर्ग के लिए जिन्होंने काम किया है। तो 40वें नंबर का इनको संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार पॉपुलेशन अवार्ड से नवाजा गया है 2025 के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न बन सकता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों है, ये भी बहुत तगड़ा है और इस प्रश्न का मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, यहां से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे कि आपकी हद नहीं है। देखो क्वेश्चन फिलहाल बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन फिलहाल बड़ा सिंपल है कि भारत में सबसे पहली बार शुरू हुआ है, मैंने क्या शब्द बोला? भारत में सबसे पहली बार शुरू हुआ है, भारत में सबसे पहली बार शुरू हुआ है। क्या सबसे पहली बार शुरू हुआ है भैया? तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। अभी तक खेलो इंडिया कैटेगरी में किसी भी प्रकार का वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल नहीं होता था, लेकिन पहली बार शुरू हुआ है। कहां को, किस वर्ष शुरू हुआ है? 2025 में शुरू हुआ है, 2025 में शुरू हुआ है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं इनॉग्रल सेशन जो है इसको कहा जा रहा है। ठीक है ना, इनॉग्रल मतलब पहला संस्करण जो है इसको कहा जा रहा है। तो वाटर स्पोर्ट्स है तो किसी ना किसी झील में खेला गया होगा, डल झील, चिलिका झील, वेम्बनाड झील, पेंगोंग झील। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? इसका सही आंसर है डल झील। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है आपका डल झील। और इसमें सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहली बार हुआ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और उसमें नंबर 1 कैटेगरी में कौन आया? उस नंबर 1 कैटेगरी में आया मध्य प्रदेश। ये प्रश्न जब मैंने संदेश मैगजीन पढ़ाई है ना, अब संदेश मैगजीन तो पूरी मध्य प्रदेश पर आधारित है, तो ये प्रश्न, ये करंट अफेयर मैंने वहां पर भी कवर किया था कि सबसे पहली बार खेलो इंडिया कैटेगरी में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है, तो वो कहां हुआ है? वो डल झील में हुआ है। कहां हुआ है? वो डल झील में हुआ है। और इसमें नंबर 1 स्टेट कौन सा रहा है? तो मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है, जिसने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 तो गोल्ड ही, 10 तो गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मध्य प्रदेश के बाद सेकंड रैंक पर कौन आया है? उड़ीसा। और थर्ड रैंक पर कौन आया है? केरल आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 रैंक अपनी जो है यहां पर बता सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पर कौन रहा, सेकंड रैंक पर कौन रहा और थर्ड रैंक पर कौन रहा। तो फर्स्ट रैंक पर रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, सेकंड रैंक पर दोस्तों कौन रहा? सेकंड रैंक पर रहा उड़ीसा, सेकंड रैंक पर रहा उड़ीसा। और थर्ड रैंक पर दोस्तों कौन रहा? थर्ड रैंक पर रहा केरला। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट कहानी जो है आप सुन लो, जहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि भले ही मैं आपको दिखूं नहीं, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज दोस्तों नहीं होगा। सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को जो है इधर समझ लीजिए, मैं क्या कहने वाला हूं। देखो, ये जो आप नाम सुनते हो ना, खेलो इंडिया गेम, आप क्या सुनते हो? आप एक नाम सुनते हो, खेलो इंडिया गेम। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है। ये क्या है? खेलो इंडिया गेम, ये एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, जिसको सरकार ने कब शुरू किया था? जिसको सरकार ने 2017-18 में शुरू किया था। जिसको सरकार ने कब शुरू किया था? जिसको सरकार ने 2017-18 में शुरू किया था। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे यही प्रश्न आ जाए कि खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है ना, तो ये प्रोग्राम की शुरुआत 2017-18 में हुई थी। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके अंडर में, या ऐसे कह लो कि इसके अंतर्गत 7 प्रकार के खेल होते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों कितने प्रकार के खेल होते हैं? तो इसके अंतर्गत 7 प्रकार के खेल होते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आई? सर 7 प्रकार के खेल कौन कौन से हैं? तो टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा बता रहे हैं। 7 प्रकार के खेल में जो सबसे पहले शुरू हुए थे ना आपके, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ रहे होंगे कि खेलो इंडिया केवल एक कैटेगरी है और उसके अंदर एक टाइप का खेल है जिसको हम कहते हैं यूथ गेम। ठीक है ना, सबसे पहली बार यही शुरू हुआ था 2018 में। इतनी बात दोस्तों आप सभी को स्पष्ट हो गई। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है खेलो इंडिया गेम में, वो होता है यूनिवर्सिटी गेम। कौन सा होता है? ये होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी गेम। ये होते हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले जाते हैं। इसका जो पहला आयोजन हुआ था वो 2020 में इसका पहला आयोजन हुआ था। जो तीसरी कैटेगरी दोस्तों आती है, वो है विंटर गेम्स, जो ठंड के समय पर जो है
खेले जाते हैं, विंटर गेम्स। इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? इसकी शुरुआत भी 2020 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो चौथी कैटेगरी इसमें आती है वो होती है पैरा गेम्स, यानी कि जो पैरा खिलाड़ी होते हैं, पैरा गेम्स आया। पैरा गेम्स की शुरुआत हुई 2023 में, ठीक है। अब आने वाले हैं तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, पांचवा, छठा और सातवां। पांचवा कौन सा हुआ? पांचवा हुआ बीच गेम। बीच गेम मतलब जो किसी बीच पर, समुद्र किनारे जो है जिसका आयोजन होता है, बीच गेम। इसकी शुरुआत हुई 2025 में, यानी कि लेटेस्ट चीज है ये, ठीक है। फिर छठे नंबर पे दोस्तों क्या आता है? छठे नंबर पे आता है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसका आयोजन कहां हुआ? जिसका आयोजन हुआ डल झील में, ठीक है। और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत भी दोस्तों कब हुई? वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत भी 2025 में हुई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद सातवें नंबर पे कौन आता है? सातवें नंबर पर आते हैं ट्राइबल गेम्स। ट्राइबल गेम्स की शुरुआत हुई है 2026 में, यानी कि अभी इसका आयोजन होने वाला है कुछ दिनों बाद, ठीक है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब, इसीलिए मैं कह रहा था इसको हल्के में मत लेना। अब सुन लो, ये जो बीच गेम हुआ है ना, बीच गेम, सबसे पहले इसको कनेक्ट करो। ये जो बीच गेम हुआ है, ये सबसे पहला बीच गेम 2025 में शुरू हुआ। कहां पर इसका आयोजन हुआ? घोघला बीच, ठीक है। बीच का नाम याद रखना क्या है? बीच का नाम है घोघला, घोघला बीच, ठीक है। बोले सर घोघला बीच कहां आता है? तो भैया घोघला बीच आता है दीव, दमन दीव सुनते हो तो ये दीव में आता है, ठीक है। और घोघला बीच में जब सबसे पहली बार बीच गेम, खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन हुआ था, तो इसमें जो विजेता रहा था, विजेता, विनर, तो विनर कौन रहा था इसमें विनर रहा था मणिपुर। कौन विनर रहा था? मणिपुर। वाटर स्पोर्ट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कौन विनर रहा, मध्य प्रदेश, सेकंड पे उड़ीसा, थर्ड पे केरल, ठीक है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है ट्राइबल गेम्स कैटेगरी में। कहां से प्रश्न बन सकता है आपसे? ट्राइबल गेम्स कैटेगरी में आपसे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी इसका आयोजन होने वाला है। तो पहले तो ये समझ लो कि इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा। तो ये 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026, ये 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 में जो है इसका आयोजन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मध्य प्रदेश में ट्राइबल जनसंख्या ज्यादा है, तो ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश आ जाए तो बहक मत जाना, ठीक है ना। इसका जो आयोजन होगा वो कहां होगा? छत्तीसगढ़ में। इसका आयोजन कहां पर होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ में जो है इसका आयोजन होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी जनजातियां बहुत हैं, तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और आपसे ये इसमें शुभंकर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये आपसे शुभंकर भी पूछ सकता है। शुभंकर मतलब मैस्कट। ये आपसे शुभंकर भी पूछ सकता है, मतलब मैस्कट भी आपसे पूछ सकता है कि जो ट्राइबल गेम, जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का जो आयोजन होगा, उसका शुभंकर क्या रखा गया है छत्तीसगढ़ में? तो उसका शुभंकर रखा गया है मोरवीर। क्या रखा गया है? मोरवीर। ऐसे जो है इसका नाम रखा गया है मोरवीर। मोरवीर का मतलब ये नहीं होता कि मोर मतलब पीकॉक से मतलब है, ठीक है ना। मोर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। तो मोरवीर, ठीक है, ये इसका शुभंकर रखा गया है। तो याद रखिएगा, यहां पर बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए थे और बहुत ज्यादा संभावना है यहां से आपको प्रश्न देखने को मिले। और मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि भले ही मैं आपको दिख नहीं रहा हूं आज, लेकिन क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है ना। जल्द देखो, एमसीक्यू मुझे वो बहुत बेकार लगता है कि जिसमें क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, काम खत्म। वो सबसे खराब काम है एमसीक्यू करवाने में। ये काम करना बड़ा पाप हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो। हेम बहादुर मल्ल अवार्ड, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया? पहले तो आपकी खोपड़ी घूमेगी, बोले सर 2080 में तो अभी हम आए नहीं है। तो ये 2080 की जो तारीख है, ये विक्रम संवत के अनुसार जो है डिजाइन की गई है, ठीक है। किसके अनुसार डिजाइन की गई है? विक्रम संवत के अनुसार डिजाइन की गई है। और आप सभी को पता है कि विक्रम संवत कितने साल आगे चलता है? विक्रम संवत जो है 57 ईयर्स आगे चलता है। 57 ईयर्स आगे चलता है। कौन? विक्रम संवत, ठीक है। अगर विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कोई चीज अगर 2080 बताई जा रही है, तो उसमें से आप 57 ईयर्स माइनस कर दो, वो हमारे हिसाब से कितना टाइम हो गया? जो हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं वो 2023 के आसपास की बात हो गई, ठीक है। तो 2023 मान लो हमारे कैलेंडर के हिसाब से। हेम बहादुर मल्ल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रकाशमान सिंह राउत, कल्याण श्रेष्ठ, चोलेंद्र शमशेर राणा या गोपाल प्रसाद पराजुली। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। अपने मन में आप सोच लो आपको क्या इसका सही आंसर लग रहा है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है कल्याण श्रेष्ठ। इनका तो संबंध, ये तो बिल्कुल सही, ये नेपाल के रह चुके हैं, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस दोस्तों जो है रह चुके हैं, ठीक है ना। कल्याण श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि जब भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन का बात आती है, तो वो पड़ोसी देशों से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। म्यांमार का एक बार प्रश्न आया था,
तो ये पड़ोसी राज्य, नेबरिंग कंट्रीज के प्रश्न जो है आ जाते हैं। अब चूंकि ये नेपाल से संबंधित प्रश्न है ना, ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं नेपाल के 25वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो है ये रह चुके हैं। नाम है इनका कल्याण श्रेष्ठ। इन्होंने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो है दोस्तों काम किया था, ठीक है, और नेपाल में जरूरत भी वैसे कायदे से बहुत है। तो इसीलिए इनको जो है कौन सा सम्मान दिया गया है, इसीलिए इनको हम कौन सा सम्मान दिया गया, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हेम बहादुर मल्ल अवार्ड, ठीक है, कौन सा दिया गया है, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल कल्याण श्रेष्ठ, जो कि नेपाल के 25वें नंबर के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। पड़ोसी देशों से प्रश्न आते हैं, इसीलिए उसको हल्के में मत लेना। आगे देखें दोस्तों, आगे देखें, भारत का वो पहला कौन सा शहर है जहां पर घरों के डिजिटल हाउस एड्रेस होंगे, यानी कि आपके घर के बाहर क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके घर का डिजिटल एड्रेस विद गूगल मैप्स लोकेशन निकल के आ जाएगा। तो ये काम किसने किया है? ये सब काम जो है टेक वेक वाले नए बड़े नए टाइप के जो काम है वो अक्सर दोस्तों कहाँ होते हैं? इंदौर में होते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे तो काफी रिश्तेदार रहते हैं इंदौर में, किसी के घर के बाहर तो क्यूआर कोड लगा ही नहीं है। तो देखो ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है। क्या है ये? पायलट प्रोजेक्ट है। इंदौर में दोस्तों एक जगह है जिसको हम कहते हैं सुदामा नगर, ठीक है ना। इंदौर में एक जगह है जिसको हम कहते हैं सुदामा नगर। तो सुदामा नगर का वार्ड नंबर 82 है, वहां पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ठीक है। बाद में फिर जो है इसको पूरे इंदौर में लागू किया जाएगा। हर घर के बाहर क्यूआर कोड लगाया जाएगा और उसको स्कैन करने मात्र से ही उस घर की पूरी डिटेल आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये आस्काई में काम होगा। देखो किसी भी तरीके का सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो क्यूआर कोड बस घर के बाहर जो लगा है स्कैन करो, बाकी कुछ पूछताछ की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम इंदौर में लागू हुआ है ना, इसको केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार का एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं डिजी पिन। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि डिजी पिन का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे बन सकता है एग्जाम में प्रश्न। तो इंदौर का ये जो क्यूआर कोड वाला सिस्टम है, इसको केंद्र सरकार के डिजी पिन से जो है कनेक्ट किया गया। डिजी पिन का मतलब क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी कि घरों का जो अब एड्रेस है उसको कैसा किया जाएगा? डिजिटल किया जाएगा। तो डिजी पिन केंद्र सरकार का सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर जो है दोस्तों चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घाना देश का सर्वोच्च सम्मान जो है दिया गया है। सर्वोच्च सम्मान कहें कि ये कह दें कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान दिया गया है? क्वेश्चन तो फिलहाल यही पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान जो है दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा अगले पेज पे देख लेते हैं। ये तो गोल्डन स्टार, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वोल्टा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ अफ्रीका, ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। इनका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। घाना देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सम्मान जो है दिया गया है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है ना। जैसे मोदी जी भारत के स्टार हैं, ऐसे ही घाना के भी स्टार बन चुके हैं। अब आप ये मत कहना कि सर आप भी अंधभक्त हो। नहीं भैया, मैं तो बस पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। भाई आजकल कुछ भी बोल दो तो कुछ भी कहानी हो जाती है भैया। अभी सरकार, जनता तो यही मानती है कि मोदी जी इज द स्टार ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके से मोदी जी इज ऑल्सो द स्टार ऑफ घाना। हम कोई अलग थोड़ी ना बात कर रहे हैं, जो जनता कहती है हम वही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इसमें तो और कुछ जानने वाली बात ही नहीं है, बस स्टार याद रखिएगा, मोदी जी इज अ स्टार, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ो। हाल ही में चावल की एक नई वेराइटी बनाई गई है जिसका नाम है ADT 59। मैं आपको चावल की वैरायटी का प्रश्न इसी सीरीज में पहले भी पढ़ा चुका हूं। जो मैंने शुरू के जो 5 लेक्चर लिए हैं, 250 MCQ करवाए हैं, उसमें मैं आपको जो है पहले एक प्रश्न करवा चुका हूं। भारत का सबसे पहला जीनोम एडिटेड चावल की किस्म जो है मैंने पढ़ाई है आपको, वापस रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लो। एक चावल की नई वैरायटी आई है जिसका नाम है ADT 59, ठीक है, जिसे किसानों ने जो है अपनाया है। तो ये कौन से क्षेत्र से जुड़ी है? ये गोदावरी से, गंगा इलाके से, कृष्णा बेसिन, कावेरी डेल्टा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ADT 59, ये कावेरी डेल्टा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ये कावेरी डेल्टा से संबंधित है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कावेरी डेल्टा, जी हाँ बिल्कुल यही उसका आंसर है। अब सुनो, मैंने जो आपको पहले प्रश्न करवाया हुआ है वो मैंने आपको क्या करवाया था? भारत में एक संस्थान है जिसका नाम आप सभी को उम्मीद करता हूं पता हो, ICAR, एग्रीकल्चरल रिसर्च से संबंधित जो है ये संस्थान है। तो ICAR के द्वारा इंडिया की पहली जीनोम एडिटेड, क्या एडिटेड? जीनोम एडिटेड, यही इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी में यही शब्द जो है बोला जाता है। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी बनाई है।
जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी जो है बनाई है। ठीक है, सबसे पहली बात तो सर जीनोम क्या होता है, साइंस पढ़ा दो। अरे भाई, आपके शरीर में जितने भी जीन्स होते हैं, जीन्स आपको कहां से प्राप्त होते हैं? माता पिता से। तो आपके शरीर में जितने भी जीन्स हैं उसका जो पूरा ग्रुप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोम। तो जब भी जीनोम शब्द बोला जाए तो कुछ और नहीं बल्कि आपके शरीर में जो आपको माता पिता से जो जीन्स प्राप्त हुए हैं उसकी बात जो है हो रही है। ठीक है, अब जीनोम के साथ एक शब्द लिखा हुआ है एडिट। एडिट मतलब कुछ बदलाव किया गया। देखो, हर हर जो कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उन सबके शरीर में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबके शरीर में क्या होते हैं? सबके शरीर में जो है दोस्तों जीन्स होते हैं। अगर मैं उसके जीन में कोई बदलाव कर दूं, अगर मैं उसके जीन में कोई बदलाव कर दूं तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं जीनोम एडिटिंग। ठीक है, या जीनोम एडिटेड। आपके शरीर में जो जीन्स हैं अगर मैं उसमें कुछ बदलाव कर दूंगा तो उसको कहा जाता है जीनोम एडिटेड। लेकिन कथन में अगर प्रश्न कभी आया तो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि क्या जीनोम एडिटेड का मतलब ये होता है कि मैं बाहर से कोई डीएनए लाऊं और उसे आपके डीएनए के साथ मिला दूं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीनोम एडिटेड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक फॉरेन डीएनए लाएं। फॉरेन डीएनए मतलब किसी और का डीएनए। फॉरेन डीएनए को किसी जीव के डीएनए में नहीं मिलाया जाता। फॉरेन डीएनए को मतलब किसी और के डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के, किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में नहीं मिलाया जाता। कि कल को आप ये मान के बैठ जाओ कि भैया जीनोम एडिटेड का मतलब ये है कि किसी और का डीएनए आपके डीएनए के अंदर घुसा देना, ये नहीं है। ठीक है ना, बाहर का डीएनए नहीं आता, आपके ही डीएनए में आपके ही जीन्स में जो है हम बदलाव कर देते हैं। तो इससे दो जो है चावल की वैरायटी निकल के आई। देखो, लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर लंबा होने से क्वालिटी आनी चाहिए, है ना। लोग, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको बैठे बिठाए खाना है। बैठे बिठाए खाना है का मतलब क्या है? तेज भी पढ़ाओ, डिटेल में भी पढ़ाओ। अरे भैया, यूट्यूब ने 2x का फीचर दिया, स्पीड पे लगा के देख लो। अगर ज्यादा ही आपको समस्या हो रही है, ज्यादा ही आपको दिक्कत हो रही है तो अपना खुद मैगजीन खरीदो और उससे पढ़ लो। जितना तेज चाहो, 2x, 5x, 10x, जितना आप तेज चाहो उतना आप पढ़ सकते हो, है ना। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए लोगों की बात नहीं सुननी, अपना काम करना है जो सही है। ठीक है, ये थोड़ी ज्ञान की बातें हो गई आपके लिए, याद रखिएगा। आपके जो आलोचक होते हैं ना, उनको हमेशा अपने बाजू वाले घर में रखो, क्योंकि जितना वो आपकी आलोचना करेंगे उतना आप दिन प्रतिदिन बेहतर बनोगे। उनको लगेगा वो आलोचना कर रहे हैं, आप बल्कि बेहतर बनते चले जाओगे। तो आलोचकों को अपने बाजू में रखो, बहुत अच्छा वो आपको मोटिवेशन का डोज देते हैं। ठीक है, चलो इसका हम राइस वेराइटी देखते हैं क्या था। एक हमारी राइस वेराइटी थी जिसका नाम था DRR राइस 100। DRR राइस 100 कमला, शॉर्ट में कमला या पूसा, है ना। और जो दूसरा था वो क्या था? पूसा DST राइस। ये दो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं और बन सकता है भैया यहां से प्रश्न। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का पहला जीनोम एडिटेड चावल की वैरायटी है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों जो है हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि वो भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सबसे पहली बार जो टीबी की स्क्रीनिंग होती है, टीबी की स्क्रीनिंग मतलब कि टीबी की जांच, स्क्रीनिंग का मतलब कुछ नहीं होता, टीबी की जांच, कि भारत की वो पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है? मतलब पहली बार जिसने भारत में क्या किया है कि जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम होता है ना, FAP, जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम होता है उसमें टीबी की जांच को भी शामिल कर दिया है। पहले तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम होता क्या है। देखो, जो MBBS के बच्चे होते हैं ना, MBBS के बच्चों को हमको ये सिखाना होता है कि ग्रामीण स्तर पर, रूरल स्तर पर आप समाज की कैसे मदद करोगे, आप समाज की कैसे मदद करोगे, उनकी जांच कैसे करोगे, उनकी देखभाल कैसे करोगे, पूरा MBBS के बच्चों को जो है सिखाया जाता है, क्योंकि यही पूरे देश को फिर आगे जाके बचाएंगे। तो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम की मैं बात करता हूं, FAP। ठीक है, फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता है कि MBBS का जो स्टूडेंट है वो 3 से 4 फैमिली को अडॉप्ट करता है। अब आप कहोगे कि सर, अरे बेचारा MBBS का स्टूडेंट पढ़ने गया था कि परिवार को गोद लेने गया था? सुन लो ना पहले, 3 से 4 फैमिली को अडॉप्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि वो उनका जीवन नहीं चलाएगा, बस वो क्या करेगा कि उसकी जो 5 साल की MBBS है वो 3 साल तक ये 3-4 परिवारों की मेडिकल जांच वगैरह करेगा, उनके गांव में विजिट करके। तो इससे क्या MBBS का बच्चा सीख भी रहा है कि भैया कैसे क्या काम किया जाता है। तो वो 3 साल तक मेडिकल जांच करेगा उन परिवारों की जिसको उसने गोद लिया है। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि ये जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में वो बच्चा जो भी जांच करता था 3 साल तक उस परिवार की, तो उसमें जो है टीबी की जांच शामिल नहीं होती थी। तो अब इस मेडिकल की जांच में टीबी की जांच भी शामिल हो गई है। इतनी बात समझ में आई?
और प्रश्न अब पूछ रहा है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने यह काम कर दिया है कि टीबी की जांच को भी मेडिकल जांच के साथ कंबाइन करके फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम जो है चला दिया है। तो आइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हम लोग ढूंढ लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों पुडुचेरी। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया है, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा मैं। पुडुचेरी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे दोस्तों क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 274 है। अभी तक मेरी जगह कोई और होता तो डेफिनेटली आपको 100 क्वेश्चन भी करवा देता, मैं उस बारे में बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो नहीं हूं तो इसलिए मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात। ठीक है, अब देखो, इंडिया के अंदर फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, इंडिया की पहली नेशनल बायो बैंक है, उसकी स्थापना कहां की गई है? ये मतलब पूरा प्रश्न आपके लिए तैयार हुआ है। ठीक है, फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, इसको तैयार कहां किया गया है? आइए इसको समझाऊंगा भी, इसका पहले आंसर भी देख लेते हैं। नई दिल्ली में जो है दोस्तों इसको तैयार किया गया है। कहां पर तैयार किया गया है? नई दिल्ली में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, देखो ये जो है ना फिनोम इंडिया, ये जो है फिनोम इंडिया, ये इंडिया का एक मिशन है। फिनोम इंडिया मिशन, ये क्या है? ये इंडिया का एक मिशन है जिसको हम कहते हैं फिनोम इंडिया मिशन। फिनोम इंडिया मिशन। ठीक है, अब फिनोम इंडिया मिशन दोस्तों क्या है? इसमें बेसिकली हमने एक टारगेट रखा है कि इंडिया के 10,000 लोग, इंडिया के 10,000 लोगों का हेल्थ डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया के 10,000 लोगों का जो स्वास्थ्य डेटा है, जो हेल्थ डेटा है, हम उसको कलेक्ट करेंगे और उसको हम एक जगह पर स्टोर करके रखेंगे ताकि भविष्य में रिसर्च करने पे वो हमको मदद करे। ठीक है, अब ये जो हमने इतने सारे लोगों का हेल्थ डेटा इकट्ठा किया है, अब इसको हम किसी ना किसी बैंक में, बायो बैंक में रखेंगे। तो वही वो बनाया गया है कि फिनोम इंडिया मिशन से संबंधित एक नेशनल बायो बैंक तैयार की गई है, जहां पर इन 10,000 लोगों का जो हेल्थ डेटा है उसको स्टोर करके रखा जाएगा। और ये बायो बैंक को जो है दोस्तों कहां ओपन किया गया है? नई दिल्ली में ओपन किया गया है। ठीक है, अब हेल्थ डेटा जब होता है तभी हम भविष्य में अच्छी दवाइयां बना पाते हैं, सीधी सी बात कहने की ये है। अब बोला जा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, वो कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, वो भी 2000 जनजाति व्यक्तियों के लिए शुरू किया है ताकि एक सटीक दवाई जो है भविष्य में उनके लिए बनाई जा सके। ठीक है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, जी हां गुजरात है। चलो, गुजरात इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है ना, गुजरात। गुजरात के अंदर क्या किया गया है? जीनोम सीक्वेंसिंग का जो है सिस्टम शुरू किया गया है। किसके लिए? कम से कम 2000 आदिवासी व्यक्तियों के लिए। अब देखो कहानी समझिएगा कि जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान तो रखते नहीं है। तो उनमें हमको कुछ बड़ी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, है ना, जिसको हम मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा जनजातियों में जो है देखते हैं। तो ये जो सिकल सेल अनीमिया जैसी दोस्तों बीमारी है, ये जो सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारी है, इसका तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक इसके लिए एक सटीक दवाई, तो यहाँ पे लिखा है ना प्रिसीशन मेडिसिन, जब तक एक सटीक दवा इसके लिए तैयार ना हो तब तक हम इलाज नहीं कर सकते। और सटीक दवा तभी तैयार होगी जब हम पहले से ही कुछ लोगों का, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना फिनोम इंडिया मिशन, जब हम कुछ लोगों का हेल्थ डेटा इकट्ठा करें। अब ये समस्या ज्यादातर जो सिकल सेल अनीमिया वाली है वो जनजातियों में ही होती है, तो इसीलिए हम 2000 जनजातियों का जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? इनके जो जीन्स हैं, इनका जो डीएनए है, उस पर हम रिसर्च करेंगे और कैसे हम समय के साथ बड़ी से बड़ी बीमारियों को हरा सकते हैं, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? दवाइयां बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना, जहां पर हम जनजाति व्यक्तित्वों का डेटा उठा रहे हैं, तो ये कौन से राज्य ने लागू करी है? गुजरात ने। ठीक है, तो दो शब्दों में कंफ्यूज मत होना, एक शब्द है फिनोम, एक शब्द है फिनोम इंडिया मिशन और दूसरा शब्द है जीनोम। ठीक है, जीनोम का डायरेक्टली संबंध होता है आपके डीएनए से, लेकिन फिनोम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है ये समझ लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे ये कहता है कि वो कौन सा संस्थान है जिसने हाल ही में ज्ञानोदय सेंटर जो है लॉन्च किया है फॉर पीडियोलॉजिकल इनोवेशन एंड पब्लिशिंग। पीडियोलॉजिकल बच्चों से संबंधित जो होता है, तो ज्ञानोदय सेंटर किसने शुरू किया है? IIM कोझीकोड ने जो है शुरू किया है। किसने? IIM कोझीकोड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पेडोलॉजी करके एक सब्जेक्ट भी होता है जो लोग टीचिंग वगैरह की तैयारी करते हैं। तो IIM कोझीकोड ने क्या किया है? एक सेंटर तैयार किया है जिसका नाम रखा है ज्ञानोदय। ठीक है, ये बेसिकली क्यों तैयार किया गया है? ताकि टीचरों को सिखाया जा सके कि पढ़ाने का सही तरीका आखिर है क्या, केस स्टडी बच्चे को कैसे समझानी है, पुस्तकों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, रिसर्च मटेरियल के बारे में जो है दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, हम उसके लक्ष्यों के हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, और जब तक टीचर नहीं सीखेगा
और वो अच्छा आउटपुट नहीं देगा, तब तक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कभी भी अच्छी तरीके से लागू नहीं हो सकती। ठीक है, तो टीचरों को और बेहतर बनाने के लिए ये ज्ञानोदय सेंटर जो है ओपन किया गया है, किसके द्वारा? IIM कोझीकोड के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? ये प्रश्न आपको बहुत तगड़ा कंफ्यूज कर सकता है। नाम दे रखा है प्रचंड शक्ति, कि भैया प्रचंड शक्ति जो हाल ही में समाचारों में थी, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के द्वारा किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री ड्रिल है, या फिर प्रचंड शक्ति भारत और फ्रांस के बीच किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है, या फिर प्रचंड शक्ति DRDO के द्वारा बनाई जाने वाली AI आधारित मिसाइल सिस्टम है, या फिर प्रचंड शक्ति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है ना, बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर नजर रखने के लिए कि हवा में क्या कोई चीजें मौजूद हैं, तो उसके लिए एक रेडार बनाया गया, उसका नाम प्रचंड शक्ति रखा है। तो देखो ये रेडार का नाम तो प्रचंड शक्ति रखेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रचंड शक्ति किसका नाम हो सकता है? आइए हम पता करते हैं। तो दोस्तों प्रचंड शक्ति कुछ और नहीं, DRDO वगैरह कोई संबंध नहीं है, भारत फ्रांस का कोई संबंध नहीं है। प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के द्वारा किया जाने वाला एक बस मिलिट्री ड्रिल थी, एक सैन्य अभ्यास था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है इस सैन्य अभ्यास को किया गया था, प्रचंड शक्ति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 278 जो है देखने को मिलता है, नासा का एक बड़ा ही मतलब कहते हैं ना कि जिसकी बहुत प्रतीक्षा की हो, बहुत ही एंटिसिपेटेड हो, एक मिशन है नासा का जिसका नाम है एस्कापेड मिशन। ठीक है ना, एस्कापेड मिशन। तो इसे जो है कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के इस एस्कापेड मिशन को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? व्यक्ति हो सकता है स्पेस एक्स पे टिक लगा दे, लेकिन यहां पर स्पेस एक्स सही आंसर नहीं है, यहां पर सही आंसर है ब्लू ओरिजिन। जैसे इलॉन मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स, ऐसे ही जो ब्लू ओरिजिन है ना, वो जेफ बेजोस की कंपनी है। किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के फाउंडर, अमेजन कंपनी के फाउंडर, उन्हीं की ही ये कंपनी है। ठीक है ना, जेफ बेजोस की ही कंपनी। और वो कहते हैं कि जितनी सक्सेसफुल मैंने अमेजन कंपनी नहीं बनाई, मैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी ब्लू ओरिजिन को जो है बनाऊंगा। ठीक है, और इसी ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट के माध्यम से नासा का जो एस्कापेड मिशन है उसको भेजा गया है। ठीक है, और नासा का एस्कापेड मिशन वो आपसे सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, तो नासा का जो एस्कापेड मिशन है वो मंगल ग्रह से संबंधित है, मार्स से जो है वो संबंधित है। ठीक है, और ब्लू ओरिजिन कंपनी ने जो है इसको लॉन्च किया है, इतना उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बस एस्कापेड मिशन का फुल फॉर्म जो है आप और याद कर लीजिए। फुल फॉर्म क्या है? एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर। ठीक है, दिमाग में थोड़ा देखो, प्रीलिम्स का पता है सबसे तगड़ा फंडा क्या है? व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति प्रीलिम्स को अपने ईगो पे ले लेता है और हर चीज रटने का प्रयास करता है, हर चीज रटने का। जबकि आपको कोई भी चीज केवल इसी हद तक रटनी है कि भैया आपको अगर ऑप्शंस दिखा दिए जाएं तो आप उसकी पहचान कर सको। दिमाग में रटना नहीं है, ऑप्शंस तो मिलेगा ना भैया, तो बस उतना उतना याद कर लो कि ऑप्शन देख के पता लगा लो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे यहां पर क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है, जो BSF है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको हम कहते हैं सीमा सुरक्षा बल, उन्होंने क्या किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो BSF की अकेडमी है, वहां पर एक ड्रोन युद्ध का स्कूल है। तो वहां पर एक यूनिट तैयार की गई है, एक ड्रोन यूनिट तैयार की गई है जिसको पूरी तरीके से केवल महिलाएं कंट्रोल करेंगी। ठीक है ना, बात समझ में आई कि BSF का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर? BSF का जो ग्वालियर में ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां पर एक ड्रोन यूनिट को तैयार किया गया है। किसे तैयार किया गया है? एक ड्रोन यूनिट को तैयार किया गया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ कौन चलाएंगी? जिसका संचालन सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगी? जिसका संचालन सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हुई? जिसका संचालन सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। तो इस ड्रोन कमांड का या इस ड्रोन यूनिट का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो ग्वालियर संबंधित प्रश्न है, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, और पूरी तरीके से ड्रोन यूनिट जो केवल महिलाएं जिसका संचालन करेंगी। इसका सही आंसर जो है ना दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रॉन है। क्या इसका सही आंसर है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन पूरी तरीके से महिलाओं के कंट्रोल में रहेगा, और इस यूनिट को तैयार किया गया है BSF की अकेडमी जो कि ग्वालियर में है, तो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिलाओं से याद रखना है दुर्गा। ठीक है, जैसे ऐसे भी आ सकते ग्वालियर का दुर्ग, तो ग्वालियर में बनी है, ग्वालियर का दुर्ग है, तो वहीं से मैच हो रही है दुर्गा। ठीक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको हम। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, यहां पर ये जो पूरा लंबा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये संबंधित है मुध नियोमा एयरबेस। एयरबेस जानते हो, जहां पर हवाई जहाज वगैरह उतरते हैं, एयरफोर्स का जो होता है एयरबेस,
मुद्द न्योमा एयरबेस। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लीजिए। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये इंडिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है। ये इंडिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है, सबसे ऊंचा एयरबेस। ये इंडिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है जिसकी ऊंचाई है 13,700 फीट। कितनी ऊंचाई है? जिसकी ऊंचाई है 13,700 फीट। ठीक है, दुनिया का इंडिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है ये। ठीक है, और जो चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, वहां से लगभग ये 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जब इतनी ऊंचाई पर हमारा एयरबेस होगा ना, तो ये हमारी पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है, हमारी सप्लाई आ पाएगी, हमारा माल वहां पर उतर पाएगा। ठीक है, और एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं कि ये पूर्वी लद्दाख में है। ये कहां पर है? ईस्टर्न लद्दाख में। ये कहां पर है दोस्तों? ये पूर्वी लद्दाख में है, ये ईस्टर्न लद्दाख में है। ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मैंने आंसर तो यहां पर आपको बता ही दिया, ईस्टर्न लद्दाख में है। लद्दाख में एक बड़ी फेमस झील है दोस्तों, उसका नाम है पेंगोंग सो। लद्दाख में एक बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पेंगोंग सो लेक। ठीक है, पेंगोंग सो लेक। तो पेंगोंग सो लेक के ये कौन सी साइड पर है? तो पेंगोंग सो लेक के सदर्न कोस्ट, सदर्न मतलब दक्षिणी तट पर, पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर आता है। या लद्दाख में देखें तो पूर्वी लद्दाख में आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 30-35 किलोमीटर दूर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा एयरबेस है। और अभी तो बन के तैयार हुआ है। ये कब? नवंबर 2025 की ही तो बात है, नवंबर 2025 की ही तो बात है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर जो है दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक 1020 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया। नाम क्या है प्रोजेक्ट का? पुनाट संगछू 2 जल विद्युत परियोजना, पुनाट संगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये भारत और भूटान के बीच का जो है ये प्रोजेक्ट है ना। आपको नेपाल वगैरह लिख के कंफ्यूज कर सकता है, भारत और भूटान का है। तो इसको कहां पर जो है, इस प्रोजेक्ट को कहां ओपन किया गया है, उस जगह का नाम वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जगह का नाम दोस्तों क्या है? जगह का नाम है वांगड़ू फोड्रंग। वांगड़ू फोड्रंग नामक जगह पर इस प्रोजेक्ट को जो है ओपन किया गया। इंडिया और भूटान के रिश्तों को मजबूत करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया का भी जो है इसमें पैसा लगा हुआ है। और कौन सी नदी के किनारे है? जिस नदी के किनारे है उसी नदी के नाम पर प्रोजेक्ट का नाम पड़ गया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है पुनाट सांगछू जल विद्युत परियोजना। और ये नदी को किस नदी के किनारे है? किस नदी पर बना हुआ है? ये पुनाट संगछू नदी पर बना हुआ है। तो जो नदी का नाम है वही उस प्रोजेक्ट का नाम है। और इलाका कौन सा है? तो भूटान में एक जगह आती है वांगड़ू फोड्रंग, वहां पर जो है ये आता है। पड़ोसी देश का प्रश्न है ना, इसीलिए दोस्तों जरूरी है, बाकी और कोई बात नहीं है। अगला देखें, भारत का पहला ड्रोन सिटी कहां बनेगा? भारत का पहला ड्रोन सिटी कहां बनेगा? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जो सही आंसर है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। आंध्र प्रदेश के कहां पर? आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडिया का पहला ड्रोन सिटी बनेगा, जहां पर पूरी तरीके से केवल ड्रोन्स पर या ड्रोन के विकास पर फोकस किया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का, ऐसे याद रख सकते हैं कि जब ड्रोन हमला करता है तो हम आंध्र यानी कि अंधे हो जाते हैं, कैसे भी याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है? वैद्य शवरन राज रमन, ठीक है, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? अरे भैया ये तो बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। वैद्य शवरन राजरमन, ये भूविज्ञान जियोलॉजी संबंधित थे, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस या मरीन बायोलॉजी समुद्री जीव विज्ञान। अरे ये तो बहुत तगड़े व्यक्ति थे, कंप्यूटर साइंस से संबंधित थे दोस्तों। और इनके लिए पता है क्या कहा जाता है? इंडिया में कंप्यूटर एजुकेशन का पितामह कहा जाता है इनको। जी हाँ, पितामह, वही महाभारत वाले। इंडिया में कंप्यूटर एजुकेशन का पितामह कहा जाता है इनको। इतने ज्यादा, इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं भैया। देखो नारायण मूर्ति का आपने नाम सुना होगा, इन्फोसिस फिक फाउंडर। तो चाहे आप इन्फोसिस उठा लो, इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति हैं वो इनके स्टूडेंट थे, वैद्यश्वरन राजरमन के। सोचिए, इनके बच्चों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली, तो ये एक बहुत कीमती हीरा था भारत का। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन इनके बिना भारत में अधूरी रह जाती। ठीक है, कंप्यूटर साइंस संबंधित थे। और कंप्यूटर साइंस से संबंधित है तो कहां से प्रश्न आएगा? यूनिट 9 से प्रश्न बनेगा, देख लेना, फंस जाएगा मामला। ठीक है, चलो, इंडिया की पहली स्टेट पुलिस कौन सी है?
जिसने साइबर फ्रॉड की जितनी भी कॉल आती हैं उस पे 100% रिस्पॉन्स को अचीव कर लिया है। मतलब अगर 100 लोगों ने साइबर अपराध की कंप्लेंट करी है तो 100 के 100 लोगों को रिस्पॉन्स मिला है, उनके केस पर कार्रवाई हुई है। तो पहली कौन सी स्टेट पुलिस फोर्स ऐसी बन गई है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर है गोवा। गोवा ने ये काम जो है करके दिखाया है। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। 1930 1930 जो नंबर होता है ना साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग का, अगर आपको साइबर फ्रॉड की एकदम बाल की खाल समझनी है ना साइबर फ्रॉड की, तो अभी जो मेरा संदेश मैगजीन का लेक्चर नंबर 17 आएगा ना, उसमें बहुत तगड़ा ये कॉन्सेप्ट आने वाला है मध्य प्रदेश के संबंध में। ऐसा मैं गजब आपको समझाऊंगा, पूरा साइबर फ्रॉड का जो पूरा मैनेजमेंट है एकदम क्लियर कट तरीके से। ठीक है, फिलहाल गोवा याद रखो कि इन्होंने 100% रिस्पॉन्स दिया है जितनी भी साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट आई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है, थोड़ा सा हो सकता है आपको ना समझ में आए लेकिन मैं प्रयास करूंगा। यहां पर एक शब्द लिखा गया है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025। ये सिंपल सा पूछता है किस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? इस वर्गीकरण को, इस क्लासिफिकेशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? खत्म, इतनी कहानी है। और उसका सिंपल सा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, आप तो सांख्यिकी मंत्रालय बोल दो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनके द्वारा इस वर्गीकरण को, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण को, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को लॉन्च किया गया है। ये होता क्या है दोस्तों? बड़ा सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये क्या करता है, देश में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, देश में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ये कैटेगरी के हिसाब से बांटता है। उनको ये क्या करता है, कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये उसको क्या करता है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये उसको बांटता है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये उसको डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारे देश में एक आर्थिक गतिविधि का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बैंक। ठीक है, अब बैंक आर्थिक गतिविधि कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, तो बैंक को मैं कौन सी कैटेगरी में डालूंगा? बैंक को मैं वित्तीय सेवाओं की कैटेगरी में डालूंगा। समझ में आई चीज आपको? तो मुझे किस एक्टिविटी को, किस गतिविधि को कौन सी कैटेगरी में डालना है, ये काम किया जाता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के द्वारा। एक और मान के चलिए, एक और आर्थिक गतिविधि है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी काफी पैसे का काम होता है, आर्थिक गतिविधि है, तो हॉस्पिटल को मैं कौन सी कैटेगरी में डालूंगा? उसको मैं हेल्थ सर्विसेज की कैटेगरी में डालूंगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को? अच्छा, देश में कार बन रही है, वो भी आर्थिक गतिविधि है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो मैं उसको कौन सी कैटेगरी में डालूंगा? मैं उसको विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में डालूंगा, है ना? ये काम होता है इसमें। और इसको कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सांख्यिकी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। बस इतना आपको याद रखना है। तो मैं आपको हर वो प्रश्न दोस्तों समझाता हुआ चल रहा हूं, बस इसकी आप लोग कद्र करिएगा। अगर आप ऐसे टीचरों की कद्र नहीं करेंगे जो मर मर के भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो फिर हम जैसे टीचरों का मनोबल टूटेगा और फिर हम भी आएंगे क्वेश्चन लेके और सीधे उसको बाज के जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कौन से देश में तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन हुआ? तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ब्राजील। ठीक है, अब आप कहोगे सर पहले वाले जो आयुर्वेद सम्मेलन था उसका आयोजन कहां हुआ था? तो जो सबसे पहला आयुर्वेद सम्मेलन था दोस्तों उसका आयोजन हुआ था नेदरलैंड्स में। कहां हुआ था? नेदरलैंड्स में। और पुरानी कहानी है, कब हुआ था आयोजन? 2015 में हुआ था। ठीक है, और जो दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन भी मैं आपको बता देता हूं, उसका आयोजन हुआ था लंदन। लंदन कहां आता है? यूके में आता है। इसका आयोजन कब हुआ था? 2017 में। और फिर इतने समय बाद अब ये तीसरा आयोजन हुआ है कहां पर? ब्राजील में। ठीक है, तो ब्राजील जो है इसका सही आंसर है। और ये आयोजन कब हुआ है? ये आयोजन हुआ है दोस्तों आपका 2025 में, 14 से 15 नवंबर 2025। तो काफी गैप रहा, पहला वाला हो गया 2015 में, फिर हो गया 2017 में, और फिर सीधे हुआ है 8 साल बाद 2025 में। नेदरलैंड, लंदन और ब्राजील। ठीक है, अच्छा आगे देखें, अगला प्रश्न क्या है? ये भी यूनिट 9 का प्रश्न है कि जेमिनी 3.0 किसका है मॉडल? ये जो AI आधारित मॉडल है जेमिनी 3.0, ये किसका है ना? तो आप बता ही देंगे, जेमिनी काफी यूज किया है। तो ये गूगल का द्वारा एक AI मॉडल है जेमिनी 1.0, 2.0, 3.0। जैसे गूगल के मैं आपको और मॉडल बता देता हूँ, गूगल के और मॉडल भी आपसे पूछ सकता है, जैसे गूगल सर्च बता ही देंगे, जेमिनी भी गूगल का ही है, गूगल AI भी गूगल का है। एक ये फंसाएगा वर्टेक्स AI, यहां आप पहचान नहीं पाओगे, तो इसको भी याद रखना, ये भी गूगल का है। ठीक है भैया, इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे बोलता है जो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2025 कौन सा है? यानी कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2025 वर्ष का
जो शब्द घोषित हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द घोषित होता है ना कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, वो शब्द पूछा जा रहा है। हर साल कोई ना कोई वर्ड ऑफ द ईयर जो है ना, लॉन्च होता है। तो अब की बार कौन सा शब्द जो है लॉन्च हुआ है? अब की बार इस साल का जो शब्द माना गया है, वर्ड ऑफ द ईयर जिसे माना गया है, वो है दोस्तों पैरा सोशल। पैरा सोशल यानी कि परा सामाजिक। इसमें पता है क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का भक्त बन जाता है जिससे वो आज तक कभी मिला तक नहीं है। ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई स्टार्स, सोशल मीडिया का जमाना होता है ना, तो हम यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, हम किसी सेलिब्रिटी से, किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी एआई चैटबॉट के साथ भी भावनात्मक जुड़ाव हम महसूस करते हैं, जबकि हम व्यक्तिगत रूप से उसे कभी जानते ही नहीं है। कायदे से ये शब्द तो 1956 में जो है इसका उपयोग किया था डोनाल्ड होर्टन और रिचर्ड वोल ने, लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे द्वारा बनाया गया शब्द इतना समय बाद जाके जो है वर्ड ऑफ द ईयर बन जाएगा। और आज के टाइम पे लोग एक दूसरे को मिले भी नहीं है, जानते भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे के लिए इतना मरते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये और वो। तो इसीलिए ये शब्द यूज किया गया। क्या शब्द था? पैरा सोशल। उसके बाद एक शब्द दोस्तों यहां पर देखें कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये दोनों क्या खरीदने वाली हैं? 16 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2, जो मतलब बेसिकली ये जो ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन है ना, मार्क 2 इस पूरे चीज को खरीदा जा रहा है। तो ये मार्क 2 बेसिकली क्या करता है, कोई भी ड्रोन इसको उड़ता हुआ दिखा 2 किलोमीटर के दायरे में, ये उसको खत्म कर देता है, बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो ड्रोन किसी काम का नहीं बचता। तो ये किससे खरीद रहे हैं? मार्क 2 किसने बनाया है? डीआरडीओ ने तो नहीं बनाया कहीं? ये चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मार्क 2 किसने बनाया है? ये मार्क 2 डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है। ये मार्क 2 किसके द्वारा बनाया गया है? ये मार्क 2 डीआरडीओ के द्वारा। उसका नाम ही है मार्क, कि भैया मार्क कर और उसको उड़ा दे। तो ये कितने किलोमीटर की दूरी तक काम करता है? 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन की पहचान कर देगा, उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज, निष्क्रिय कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, डीआरडीओ का मार्क 2, इसको भी याद रखेंगे अपन, यूनिट 7 के नजरिए जरूरी है, डिफेंस वाला। फिर वो कहता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिशेल बैचलेट, जिनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश की हैं? तो ये चिली की हैं। चिले कहते हैं वैसे तो, चिले देश की हैं ये। राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं मिशेल बैचलेट। ठीक है, ये चिली की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं 2006 से 2010 तक और 2014 से 2018 तक। और सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी पुरस्कार उसी को मिलता है जिसने थोड़ा सा पीस, अमन, शांति के लिए जो है कुछ काम किया गया और वो बड़े पद पर रह के उसने उस काम को किया हो। आपसे कभी दोस्तों ऐसा पूछ ले कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है कब शुरू हुआ था, तो इसको आप जो है याद रखिएगा, इंदिरा गांधी पीस प्राइज शुरू हुआ था 1986 में। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1986 में। और यहाँ पर जो इनके बारे में हमने पढ़ा है मिशेल बैचलेट। ठीक है, तो बैचलेट मतलब जो बैचलर रहता है, ऐसे याद रख लो, जो बैचलेट होता है, जो बैचलर रहता है बेचारा, वही थोड़ा सा शांति के लिए कुछ कर सकता है, पीस के लिए कुछ कर सकता है। जिसकी शादी हो गई है वो तो वैसे ही जिंदगी में उसका पीस नहीं बचा है, तो वो क्या ही शांति के लिए काम करेगा। तो बैचलेट है, जो बैचलर है, वो शांति के लिए काम कर सकता है। ठीक है ना ऐसे जो है इसको याद रख लेना आप लोग। अच्छा, आपने सीएजी का नाम सुना है? सीएजी का नाम हम सभी ने सुना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको हम कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनसे संबंधित पता है, इनसे संबंधित जो है एक ऑफिस बनाया जा रहा है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है, जहां पर ये सीएजी के ऑफिस से संबंधित जो आजू बाजू के लोग हैं उनको अच्छी ऑडिटिंग करना सिखाया जाएगा। ठीक है ना, कि वो बढ़िया तरीके से काम कैसे कर सकते हैं। तो एक जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है ओपन किया जा रहा है, जहां पर उत्कृष्टता केंद्र जिसको आप कह सकते हो, जहां पर लोगों को सिखाया जाएगा भैया अकाउंट वगैरह कैसे चेक करने हैं, ऑडिटिंग के काम को और बेहतर कैसे करना है ना। तो इसको कहां ओपन किया जा रहा है? पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ऐसे याद रखेंगे कि हैदराबाद के लोग बिरयानी बहुत खाते हैं, बिरयानी खा खा के इतना बड़ा बड़ा बिल आ जाता है, उसको चुकाते चुकाते दिक्कत होती है। तो इसलिए चेक करना पड़ता है, उस बिल की ऑडिटिंग करनी पड़ती है कि भैया किसने बिल दिया, किसने बिल नहीं दिया। तो ऐसे आप जो है उसको याद रख सकते हो ना, बिरयानी का बिल का ऑडिटिंग कर रहे हैं। तो सीएजी के ऑफिस से संबंधित जो उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो कहां ओपन किया जाएगा? हैदराबाद में ओपन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, कौन से राज्य ने इंडिया का फर्स्ट क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है? कौन से स्टेट ने भारत का पहला क्वांटम सिटी का लॉन्च किया है? तो क्वांटम सिटी और टेक का भारी भरकम काम कहां होता है? कर्नाटक में होता है। तो कर्नाटक राज्य के द्वारा एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई है, इंडिया का पहला क्वांटम सिटी, जो कि कर्नाटक बनना चाहता है बेसिकली। ठीक है ना, और किसे बनाना चाहते हैं? ये बेंगलुरु को ही करना जो है पहला क्वांटम सिटी बनाना चाहते हैं। उसके बाद और कुछ आपको यहाँ पर जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वांटम सिटी किसको बनाना है? बेंगलुरु को बनाना है, ये कर्नाटक ने फैसला किया है, बस इतना आपको याद रखना है। अंडर 19 मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ अभी 2026 का, है ना?
अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो तो आप जान ही गए कि T20 वर्ल्ड कप अगर आपसे पूछ ले कि किस किस के बीच हुआ फाइनल, तो T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, जिसमें इंडिया जो है खतरनाक तरीके से जीता। अभी अंडर 19 वाले जो लड़के हैं उनका भी वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसकी जो मेजबानी है इस पूरे टूर्नामेंट की वो किसने करी थी? तो इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे और नेमीबिया, ठीक है ना। और ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया का और न्यूजीलैंड का, इसमें दो लोगों ने मेजबानी करी थी। कौन कौन? इंडिया एंड श्रीलंका। अभी जो T20 वर्ल्ड कप जीती है ना इंडिया, इसमें दो देशों की जो है मेजबानी थी, इंडिया की और श्रीलंका की। इस बात को जो है आपको याद रखना है। और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जिम्बाब्वे और नेमीबिया। ये प्रश्न यहां से आपसे और भी तोड़ मरोड़ के जो है बन सकता है कि इसमें विनर कौन हुआ? इसमें विनर जो है इंडिया ही हुआ। हर जगह अभी फिलहाल इंडिया ही जीत रहा है, तो इसमें विनर कौन हुआ? इसमें विनर हुआ इंडिया, ठीक है। किसको हरा के? हारा कौन था इसमें? हारा कौन था? तो हराया किसको था साहब? हराया था इंग्लैंड को। हराया किसको था? इंग्लैंड को। और बहुत ही खतरनाक तूफानी पारी खेली थी किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। किसने? वैभव सूर्यवंशी। वैभव, ये प्रश्न बन सकता है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कि भारत बनाम इंग्लैंड हुआ अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप में, है ना। वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ पारी खेली, 80 बॉल पर 175 रन ठोक दिए। 80 बॉल पर 175 रन ठोक दिए और इंग्लैंड के पूरे हौसलों पर ही जो है घोंसला बना दिया और खत्म कर दी उनकी कहानी, ठीक है। इतना याद रहेगा दोस्तों आप सभी को, ठीक है। और जो इसका फाइनल खेला गया था, ये जो खेला गया था, फाइनल जिम्बाब्वे में खेला गया था, ठीक है। फाइनल जिम्बाब्वे में खेला गया था। हो जाएगा दोस्तों इतना बढ़िया तरीके से। ये वैभव सूर्यवंशी वाला पॉइंट जो है आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। आपको कमेंट में क्या करना है? देखो, कमेंट में आप सभी को पता है, सबसे पहले मैं आपसे कमेंट में हमेशा से एक ट्रेंड में चलाता आया हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हुआ आया हूं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको लोकेशन बतानी है और लोकेशन के साथ साथ एक हार्ट का इमोजी भेजना है, ठीक है। अच्छा, एक मैं प्रश्न भी आपसे हमेशा पूछता हूं, तो आज की वीडियो का जो प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा? इंडिया ने टोटल कितनी बार अंडर 19 मैन वर्ल्ड कप जीता है? इंडिया ने टोटल कितनी बार अंडर 19 मैन वर्ल्ड कप जीता है ना। और जब भी कमेंट में आंसर दें तो प्रश्न का उत्तर या क्वेश्चन आंसर ऐसा लिखकर जो है आप लिखा करिए, अंडर 19 मैन वर्ल्ड कप इंडिया ने कितनी बार जीता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? हाल ही में एक ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम था सेमेरू ज्वालामुखी। ये कहां आता है सेमेरू ज्वालामुखी? तो भैया ये इंडोनेशिया में आता है। और कहां आता है? सेमेरू ज्वालामुखी? तो सेमेरू ज्वालामुखी दोस्तों कहां आता है? सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और ज्वालामुखी फटा था जो काफी चर्चा में रहा था, है ना, काफी चर्चा में रहा। कौन सा था वो जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा? तो जो बहुत ज्यादा चर्चा में दोस्तों रहा था वो था इथोपिया का। कहां का? इथोपिया का। इथोपिया का कौन सा ज्वालामुखी दोस्तों? इथोपिया का ज्वालामुखी था हाईली गुब्बी। हाईली गुब्बी इथोपिया का, ठीक है ना। और इससे जो मलबा निकला था वो लाल सागर यानी कि रेड सी को पार करके इंडिया तक आ गया था। रेड सी को पार करके कहां तक आ गया था? रेड सी को पार करके इंडिया तक आ गया था। कभी आपसे यहां से प्रश्न बने तो याद रखिएगा, रेड सी के पूर्व में यानी कि ईस्ट में सऊदी अरब आता है। रेड सी के पश्चिम में दोस्तों इजिप्ट आता है, ठीक है। इस फैक्ट को बस अपने दिमाग में याद रख लेना और कोई बात नहीं है। और सेमेरू ज्वालामुखी कहां है? इंडोनेशिया में। और हाईली गुबी जो बहुत खतरनाक फटा था, हाईली गुबी जो है ना वो 12,000 साल बाद फटा था। 12,000 साल बाद फटा था, ठीक है। इसको याद रखेंगे हम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि एक भारत में अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत जो है जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी मरम्मत वगैरह की जाएगी। तो इस अभियान का नाम क्या है? सिंपल है ना। तो अभियान का नाम क्या? अपना टॉयलेट अपनी सेहत। अरे नहीं यार, निर्मल घर निर्मल भविष्य स्वच्छ शौचालय सुरक्षित कल, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। जी हाँ, ये इसका सही आंसर है दोस्तों, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। शौचालय भी हमारा है, भविष्य भी हमारा है, इसीलिए हमको जितने भी हमारे सरकारी शौचालय हैं उनका क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयर वर्क करवाना पड़ेगा। और यही जो है अभियान का नाम है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ठीक है। याद रख सकते हैं, अगर बना तो प्रश्न यहां से बन जाएगा। चलिए आगे देखें। मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता? सॉरी हाँ, ये फातिमा वानशू जिन्होंने 74वां मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है जीता है, ये कहाँ की है? तो ये मैक्सिको की है। कहाँ की है ये दोस्तों?
ये मैक्सिको की है, मैं एक बार आंसर देख लूं। जी हाँ, ये मैक्सिको की ही है, मैक्सिको की है। नाम क्या है? फातिमा वांशु, ठीक है ना। इंडिया के नजरिए से याद रखिएगा कि इंडिया में टोटल कितनी बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता गया है? इंडिया में टोटल कितनी बार मिस यूनिवर्स का टाइटल? इंडिया में टोटल 3 बार। इंडिया में टोटल 3 बार जो है मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता गया है। इंडिया में टोटल कितनी बार? इंडिया में टोटल 3 बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता गया है दोस्तों, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टाइटल किसने जीता था? जिसमें सबसे पहला टाइटल जीता था सुष्मिता सेन ने। सबसे पहला टाइटल किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का 1996 में। फिर दूसरा टाइटल दोस्तों किसने जीता था? दूसरा टाइटल जीता था लारा दत्ता ने 4 साल बाद। लारा दत्ता ने 4 साल बाद दूसरा टाइटल जीता था। कब? 2000, सन 2000 में, ठीक है। और फिर तीसरा टाइटल तो बहुत समय बाद आया था, हरनाज कौर, सॉरी हाँ हरनाज कौर ही था, हरनाज कौर संधू, हाँ याद आया मुझे, हरनाज कौर संधू। काफी समय बाद इंडिया ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था, 2021 साल बाद जो है बेसिकली जीता था, ठीक है ना। और मिस वर्ल्ड कितने हैं इंडिया के पास? इंडिया के पास मिस वर्ल्ड कितने हैं? तो इंडिया के पास मिस वर्ल्ड हैं दोस्तों, मिस वर्ल्ड कितने हैं? 6 हैं। हाँ मैं कंफर्म ही हूं। मिस वर्ल्ड कितने हैं? मिस वर्ल्ड हैं 6, ठीक है ना। मिस वर्ल्ड 6 हैं और मिस यूनिवर्स कितने हैं? 3। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 3 + 6 9, ठीक है ना। और मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के हिसाब से अगर हम मिस वर्ल्ड को भी कंबाइन कर दें और अगर हम मिस यूनिवर्स को भी कंबाइन कर दें तो उस नजरिए से भारत जो है चौथा सफल देश है, 4th सक्सेसफुल कंट्री बन जाएगा इतने सारे खिताब हासिल करने वाला, ठीक है ना। फिलहाल ये याद रखना है फातिमा वांशु कहां की है? मैक्सिको की है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, खत्म होने वाला है। COP31 क्लाइमेट समिट, अब इसको होस्ट कौन करने वाला है? तो आंसर है तुर्की, ठीक है ना। अब तुर्की देख के कंफ्यूज मत हो जाना, तुर्की कुछ नहीं है, ये तुर्की का ही नाम है, तुर्की का ही नाम है जो 2022 में रखा गया था। तुर्की वालों ने अपना नाम तुर्की करवा लिया था, 2022 में चेंज करवाया था, लेकिन अधिकतर लोग आज भी जो है तुर्की ही बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। COP31, यहाँ पे 31 का मतलब क्या होता है कि ये 31 नंबर की मीटिंग है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित 31 नंबर की मीटिंग है, ठीक है। तुर्की जो है इसको क्या कर रहा है? तुर्की जो है इसको होस्ट कर रहा है। और कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी याद रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की कौन से नंबर की मीटिंग है ये? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की ये 31st नंबर की मीटिंग है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है ना। बहुत ज्यादा है, मैं एक काम करता हूं बड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है हम लोग अपना जीडीपी कैलकुलेशन वगैरह जो भी करते थे ना इकोनॉमी में, कि हमारा जीडीपी कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, तो उसकी तुलना हम किससे करते थे? उसकी तुलना हम करते थे बेस ईयर, आधार वर्ष जिसको हम लोग कहते हैं, बेस ईयर। तो अभी तक जो हम अपना बेस ईयर मानते थे तुलना करने के लिए, वो मानते थे 2011-12, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब हमारा बेस ईयर हो गया है चेंज, ठीक है। अब हमारा बेस ईयर हो गया है चेंज, इकोनॉमी का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, और अब हमारा बेस ईयर चेंज होकर क्या हो चुका है? 2022-23 हो चुका है, ठीक है। और कारण क्या बताया गया कि बोले आज के टाइम पर 2011-12 से कंपेयर करना बहुत पुराना महसूस होता है, और 2022-23 को चूज इसलिए किया गया क्योंकि 2022-23 के बाद जो है कोविड-19 का दौर निकल चुका है, कोविड-19 का दौर निकल चुका है, यूपीआई बहुत स्ट्रांग हो चुका है, डिजिटलाइजेशन इंडिया में बहुत तेजी से जो है बढ़ चुका है। तो इतनी सब चीजों के बाद हमको कौन सा साल को बेस ईयर मानना चाहिए? 2022-23 को। और यहीं से जो है हमको क्या करना चाहिए? यहीं से जो है दोस्तों हमको कंपेयर करना चाहिए किसको? अपने वर्तमान वर्ष के जीडीपी को, अपने करंट ईयर के जीडीपी को, और तब हमको पता करना चाहिए कि हमने कितना विकास किया और कितना विकास नहीं किया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हमारा बेस ईयर क्या बन चुका है? अब हमारा बेस ईयर 2022-23 बन चुका है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ये जो बेस ईयर बदलने की जो पूरी कहानी है, ये किसकी अध्यक्षता में की गई? किसकी अध्यक्षता में की गई? अशोक गुलाटी, प्रोनब सेन, रमेश चंद या BN गोल्डार? तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? प्रोनब सेन। देखो, जो व्यक्ति प्रो होता है ना, ऐसे याद रखो, जो व्यक्ति प्रो होता है केवल उसी में दम है कि इतनी पुरानी चीज जो चली आ रही है उसको बदल के वो नई चीज में कन्वर्ट कर दे। तो जो प्रो व्यक्ति होता है वही ऐसा काम कर सकता है, तो याद रखना है प्रोनब सेन, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? विमेन कबड्डी गोल्ड कप 2025 जो कि ढाका बांग्लादेश में आयोजन हुआ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही हो गया कि आयोजन कहां हुआ? ढाका बांग्लादेश विमेन कबड्डी गोल्ड कप। इसको जीता किसने है? भैया कबड्डी तो एक ही देश जीतता है,
कबड्डी तो एक ही देश जीतता है और वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? इंडिया। ठीक है ना। भारत की जो महिला कबड्डी टीम है उन्होंने जो है चाइना को हराया और ये जीत गए। कौन सा? विमेन कबड्डी गोल्ड कप। विमेन कबड्डी गोल्ड कप बोल लो या वर्ल्ड कप बोल लो, 2025 वाला। कहां पर आयोजन हुआ था इसका? आयोजन हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है। और जीता किसने? इंडिया ने। आजकल हर जगह इंडिया ही जीत रही है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखें हम लोग, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज चौहान है। इन्होंने जो है हाल ही में 6 नंबर का अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया। कहां पर? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने फिर भी इसलिए लिख लिया क्योंकि ये एग्रीकल्चर से संबंधित था, शिवराज सिंह चौहान से संबंधित था, तो कनेक्शंस नजर आ रहे थे, तो मैंने इसलिए इसको यहां पर नोट कर लिया कि 6 नंबर का अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है किया गया, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, और इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। इसके साथ दोस्तों आज का सेशन जो है खत्म होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 मार्च आते आते आपका ये पूरा जो सीरीज है इसको मैं अब समाप्त कर दूंगा। अब इसमें कोई रुकावट किसी भी तरीके की नहीं आएगी। ठीक है। एक ही बार आई और वो गई। अभी सही टाइम भी है करंट अफेयर्स पढ़ने का, तो पूरा जो है हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। मैंने ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया कि मैं आपको दिख नहीं रहा हूं तो फटाफट भागते हुए चला जाऊं। आपको पूरा डिटेल में ले जाने की कोशिश करिए, पूरा जानकारी आपको लिख लिख के देने की कोशिश करिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।